हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जब भी वीडियो देख रहे हैं आप, होपफुल आप सब सही होंगे। आइए, आज की क्लास का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और पूरी क्लास आज इस कॉन्सेप्ट पे बेस पर लगा देंगे। वाई रीजन भी, इसके अंदर मुझे आपको बहुत सारे केसेस के बारे में बताना है, केस लॉ बताने हैं साथ में, और बहुत मजा आएगा। लॉ की लैंग्वेज को समझेंगे। मैंने आपको फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप लॉ पढ़ते हैं उसको इंग्लिश की तरह ना पढ़े, उसको समझने की कोशिश करें। लॉ पढ़ना सीखे, सिर्फ लॉ याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर जब आप प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको कोई पढ़ाएगा नहीं एज अ टीचर, आपको खुद समझना होगा कि एक्चुअल लॉ क्या कह रहा है और जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए लॉ पढ़ना सीखे। तो इसलिए मैं जब भी आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूं उसमें मेजरली डेफिनेशन लॉ की समझाता हूं कि आपको फ्यूचर में काम आए। आज के लिए तो नहीं पढ़ रहे ना, हम फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं, फ्यूचर के लिए काम आए। ठीक है, आइए, लॉ की लैंग्वेज ही लिखी हुई है, बड़ा अच्छे से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए दोस्तों, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और उस कंपनी का जो ओनर है वो है मोहन। ठीक है, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और उस कंपनी का ओनर कौन है? मोहन है उस कंपनी का ओनर। अब कंपनी का ओनर जो है वो मोहन है, तो ऐसे केस के अंदर मान लो कंपनी ना बहुत अच्छा अर्निंग कर रही है। मान लीजिए कंपनी बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है और कंपनी को ना टैक्स पे करना था। टैक्स बन रहा था एक साल का कंपनी का 20 लाख रुपए। अब मुझे बताओ, ये टैक्स पे करेगा कौन? कंपनी या कंपनी का ओनर करेगा कंपनी के बिहाफ पर? सर कंपनी तो कर नहीं सकती ना, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो बिल्डिंग है, वो तो एक नाम है। कहीं कंपनी का नाम होगा उस बिल्डिंग पे, वो बिल्डिंग और नाम ही तो है कंपनी। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है सर, वो एक नेचुरल पर्सनल नहीं है जिससे वो जाकर बोल सके, पे कर सके अपने हाथों से, है ना। तो कंपनी के लिए सारा काम कौन करता है? उसका ओनर करता है सर। तो मोहन एक ओनर था एबीसी लिमिटेड का, और एबीसी लिमिटेड का मोहन ओनर था। तो एबीसी लिमिटेड की अच्छी खासी अर्निंग हुई और अर्निंग पे कंपनी को टैक्स पे करना था। एबीसी लिमिटेड कंपनी के नाम पर टैक्स पे करना था। किसको? ओनर को पे करना था, पर कंपनी के नाम पर पे करना था, और ओनर कंपनी का टैक्स था 20 लाख रुपए। अब देखा जाए तो कंपनी के बैंक बैलेंस में 30 लाख रुपए पड़े थे। कंपनी के बैंक बैलेंस में कितने पड़े हैं? 30 लाख रुपए पड़े हुए हैं। और ऑनर को क्या करना है? बेसिकली उस 30 लाख के बैलेंस पे 20 लाख रुपए निकालकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स पे करना है। अब ऑनर ने ऐसा नहीं किया। ऑनर की एक ड्यूटी थी कि वो कंपनी का टैक्स ऑन टाइम कंपनी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करे, बट ऑनर ने ऐसा नहीं करा। मोहन ने वो पैसे खा लिए और कंपनी का टैक्स पे नहीं किया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंपनी को नोटिस भेजा कि आपका टैक्स ड्यू है, आप पेमेंट करिए इसकी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा। नोटिस पड़ेगा कौन? एक कंपनी तो पड़ेगी नहीं, एक आर्टिफिशियल पर्सन तो नहीं पड़ेगा ना, बिल्डिंग तो नहीं पड़ेगी। पड़ेगा कौन? ऑनर। ऑनर वो नोटिस पड़ा, फाड़ के फेंक दिया। अब ऑनर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोबारा नोटिस भेजा कि आपका टैक्स पेमेंट है, आपने पहले नोटिस का जवाब नहीं दिया है, आपको टैक्स पे करना है, जल्द से जल्द पे करिए नहीं तो पेनल्टी, पनिशमेंट दी जाएगी। ऑनर ने फिर वो नोटिस पढ़ा, फाड़ के फेंक दिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घर आ गए, ऑफिस कंपनी पे आ गए कि जी टैक्स क्यों नहीं पे करा, ऑनर को पकड़ लिया। तो एक बात मुझे बताओ, क्या अब पेनल्टी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देगा वो कंपनी पे लगाएगा या ऑनर पे लगाएगा? तो यहां पर बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बेसिकली टैक्स किसका था? टैक्स था कंपनी का। तो पेमेंट भी किसको करनी थी? कंपनी को करनी थी। अब टैक्स का पेमेंट कंपनी अगर नहीं करेगी तो पेनल्टी किसको दी जाएगी? कंपनी को देनी चाहिए। 200% की पेनल्टी लगाते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, अगर आपने टैक्स की चोरी करी हो या टैक्स पे नहीं किया हो तो 200% की पेनल्टी लगाई जाएगी। मतलब एक 20 लाख का टैक्स था तो 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे बदले में आपको। तो पेनल्टी किस पे लगाई जाए सर? कंपनी पे लगाए या ऑनर पे लगाए? अब अगर आप इस पूरी सिनेरियो को, इस पूरी कहानी को देखते हो तो ये कहानी मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ये रही वो कहानी। एबीसी लिमिटेड है, टैक्स पे करना था 20 लाख रुपए, बैंक बैलेंस था 30 लाख रुपए का। 20 लाख रुपए टैक्स पे करने के लिए ऑनर ने पैसा निकाला बैंक से और टैक्स पे नहीं करा, 20 लाख रुपए खा गया भैया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या देखेगा? कहेगा यार ये तो कंपनी की गलती तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक्चुअल जो ऑनर है उसने करा है ये टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी उसने करी है। टैक्स पे नहीं करने का रीजन किस पे था? ऑनर पे था। एक्चुअल में कंपनी के अकाउंट में 20 लाख रुपए से तो निकले पैसे, पर वो 20 लाख रुपए इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचे, वो कंपनी के ओनर ने खा लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर गलती किसकी है दोस्तों, तो आप क्या कहोगे? इसके अंदर किसकी गलती है? क्या कंपनी की गलती है इसके अंदर, या कंपनी के ओनर की गलती है? सर
कंपनी के ऑनर की गलती है। इसलिए क्या होता है, कंपनी अब हट जाएगी। देखिए, कंपनी और ऑनर के बीच में ना क्या होता है, कॉर्पोरेट विल होती है। विल, विल का मतलब होता है पर्दा बेसिकली। अब क्या होता है कि कंपनी हमेशा ऑनर को प्रोटेक्ट करती है, कंपनी हमेशा अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करती है, और जो भी लीगल, किसी भी तरीके का लीगल मैटर होता है, कंपनी अपने ऊपर लेती है, कंपनी अपने ऊपर लेती है, ऑनर को प्रोटेक्ट करती है। अगर ऑनर इनोसेंट है तो, ऑनर ने कोई गलती नहीं करी, उस वजह से मान लो कंपनी की कुछ, कंपनी से कुछ मिस्टेक होगी, कंपनी के बाकी मेंबर से मिस्टेक होगी, तो ऑनर को नहीं पकड़ा जाएगा ना। कंपनी के डायरेक्टर से कुछ गलती हो गई, कंपनी का को पकड़ लो, कंपनी की पेनल्टी लो, कंपनी से लो, ऑनर को पर्सनली मत पकड़ो। तो ऑनर क्या करता है, ऑनर अगर यहां खड़ा है तो एक पीछे एक पर्दा होगा। पर्दा मतलब एक समझने वाली बात है कि ऑनर अपने कंपनी अपने ऑनर को प्रोटेक्ट कर रही है, कंपनी अपने ऑनर को प्रोटेक्ट कर रही है। तो कंपनी और ऑनर के बीच में एक पर्दा होता है। कौन सा पर्दा, मैं बताता हूं आपको। मेरे पर्दा भी है, मान लो ये ऑनर है, मैं कंपनी हूं, तो ये ऑनर, ये ओनर है, मैं कंपनी हूं। अब पर्दा दिखाता हूं आपको, पर्दा भी है यार, ऐसा नहीं है, ये लो। तो ये मैं आ गया कंपनी, मैं हूं कंपनी, ये है वो पर्दा, और इसके पीछे ऑनर था, ठीक है जी। अब कंपनी क्या करेगी, जब भी कोई मैटर होगा, लीगल मैटर होगा, किसी भी चीज से रिलेटेड होगा, तो कंपनी अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करेगी कि उन लीगल मैटर से ऑनर का नुकसान नहीं करवाएगी। कंपनी अपने ऊपर ले लेती, कंपनी ऑनर को प्रोटेक्ट करती है हर केस में। कोई भी पेनल्टी लगाई जाएगी कंपनी पे लगाओ भाई, कंपनी देगी उसके लिए, ऑनर नहीं देगा, ऑनर पर्सनली लायबल नहीं रहेगा, राइट। ये चीज हमने पढ़ता है कि कंपनी हमेशा क्या करती है, अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करती है दोस्तों। बट अगर कंपनी के ऑनर ने फ्रॉड करा, इलीगल काम किया, कंपनी के नाम पर फ्रॉड कर रहा है, कंपनी के नाम पर इलीगल काम कर रहा है, इम्प्रॉपर काम कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर कंपनी क्या करती है, इस पर्दे को उठा देती है और हट जाती है, और उठा के कहती है भाई पकड़ कर ले जाओ ऑनर को। दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कंपनी क्या करेगी, इस पर्दे को उठा देगी और कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देगी। दोस्तों समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, कंपनी क्या करेगी दोस्तों, कंपनी इस केस के अंदर इस पर्दे को कहेगी ये हूं मैं कंपनी, क्योंकि ये गलत काम मैंने नहीं करा, क्योंकि टैक्स की चोरी मोहन ने करी है, मैंने नहीं करी, मैं कंपनी हूं एबीसी लिमिटेड, मैं मान लो कंपनी हूं आर्टिफिशियल पर्सन, मैंने ये टैक्स की चोरी नहीं करी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा मेरे पास, चोरी किसने करी देखेगा, एक्चुअल में फ्रॉड किसने करा, ऑनर ने। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी हट जाएगी, अब अपने ऑनर को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि गलती किसकी है, ऑनर की है। कंपनी हटेगी और कहेगी ये लो बेटा पकड़ के ले जाओ इसको, ये लो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, और कंपनी इसको लिफ्ट कर देगी दोस्त, और कहेगी एक्चुअल जो ऑनर होगा उसको पकड़ लेगी, एक्चुअल जो ऑनर होगा उसको पकड़ेगी। कौन सा समझ में आया? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में क्या होता है, देखिए ना आप याद करो, एक फोन आया था फ्रीडम 251 का, वहां पर क्या होता है, एक ऑनर था जिसने फ्रीडम 251 कंपनी खोली और उस कंपनी के नाम पर फोन बेचने लगा। फोन था 251 रुपए में, बहुत कुछ चीजें दे रहा था, बहुत लोगों ने उसकी कंपनी में पैसा डिपॉजिट करा। वहां उसका कंपनी का प्रोसेस था कि पहले पैसा आपको देना है, फिर उसके बाद एक हफ्ते के थ्रू आपके घर पे फोन आए। पैसा आ गया, बहुत पैसा आया, बहुत पैसा है, फोन आज तक आया नहीं हो। लोगों ने 7-7, 8-8, 9 फोन भी खरीद लिए थे। तो अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने फ्रॉड करा क्या, फ्रीडम कंपनी नहीं सर, उसके बैठा हुआ पीछे साथी और ऑनर है। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों कंपनी को नहीं पकड़ेंगे, कंपनी के ऑनर को पकड़ेंगे। कंपनी क्या कर देगी, वो लिफ्ट जो पर्दा है उसको हटा देगी, और एक्चुअल जो ऑनर है उसको पनिश करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या का केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस है विजय माल्या का इधर, जो इस कॉन्सेप्ट पे लगता है। विजय माल्या ने बहुत बैंक से लोन लिया, और बैंक से लोन लेकर कंपनी के नाम पर लोन लिया है, और वो लोन नहीं चुकाया। विजय माल्या ने कंपनी के नाम पर लोन लिया और फ्रॉड कर लिया, सारा पैसा खा लिया, और वो लोन नहीं चुकाया। विजय माल्या की कंपनी थी किंगफिशर एयरलाइंस, वो विजय माल्या की कंपनी थी। क्या विजय माल्या को पकड़ रहे हैं या उसकी कंपनी को बंद कर दिया, उसकी कंपनी को पनिश करा है? नहीं सर, एक्चुअल फ्रॉड वाला पर्सन कौन है, विजय माल्या। तो ऐसे केस के अंदर जब भी कोई कंपनी के नाम पर फ्रॉड करे, कंपनी के नाम पर इलीगल एक्टिविटी करे, इम्प्रॉपर काम करे, तो ऐसे केस के अंदर कंपनी कॉर्पोरेट विल हटा देती है, और एक्चुअल ओनर जो होता है उसको सजा देती है, उसको पनिश करती है। तो विजय माल्या के केस के अंदर दोस्तों कंपनी ने सारी कंपनी को हटाया, और एक्चुअल विजय माल्या को पकड़ रही है इंडियन गवर्नमेंट। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाकर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगाकर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगाकर। आइए इस पूरे पार्ट को पढ़ते हैं कि ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या कहता है, इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है। आइए अब पढ़ते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसके एग्जांपल के बेस पर ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं।
कहता है एट टाइम इट मे हैपन दैट द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी इज यूज टू कमिट फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर और इलीगल एक्ट। अभी बीच में लाइट चली गई थी तो ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं वीडियो, वो रुकना पड़ा मुझे वहां तक। क्या कह रहा है, एट टाइम इट मे हैपन दैट, ये हो सकता है जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी है ना, कंपनी की जो पर्सनैलिटी है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मतलब कंपनी का नाम, उसको यूज किया जा सकता है, इज यूज्ड टू कमिट फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर और इलीगल एक्ट। तो ये हो सकता है कि कंपनी के नाम पर फ्रॉड किया जा सके। तो इससे कंपनी को क्यों नुकसान दे भाई, फ्रॉड करने वाला तो कौन है, ऑनर, तो इससे कंपनी को क्यों नुकसान देंगे हम। तो जब कंपनी के नाम पर कोई और पर्सन मतलब ऑनर फ्रॉड करता है ना दोस्तों, फ्रॉड कर दे, कंपनी का नाम यूज करके फ्रॉड कर दे, इम्प्रॉपर या इलीगल एक्ट कर दे, तो ऐसे केस के अंदर कंपनी कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देगी, जो एक्चुअल पर्सन जिसने ये काम किया ऑनर, उसको पनिश किया जाएगा। सिंस, जैसे कि आगे लिखा है, सिंस एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इलीगल और फ्रॉडलेंट। यहां पर बता भी रहा है कि एक आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी, यार एक बिल्डिंग, एक नाम कंपनी का, ये बिल्डिंग कैसे कोई गलत काम कर सकती है, कैसे कोई इलीगल एक्टिविटी कर सकती है, कैसे कोई फ्रॉड कर सकती है, नहीं कर पाएगी ना। कंपनी कोई अपने एक आर्टिफिशियल पर्सन तो ना कर, एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। तो कंपनी की बैठे पीछे जो ऑनर है ना, कंपनी के पीछे जो ऑनर है वो करते हैं गलत काम, वो करते हैं इलीगल एक्टिविटी, वो करते हैं फ्रॉड, कंपनी नहीं करती। कभी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन फ्रॉड तो ना कर सकता है, वो तो आर्टिफिशियल नेचर का है, नेचुरल पर्सन फ्रॉड करते हैं। तो यही कह रहा है कि एक आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी फ्रॉड और इलीगल एक्टिविटी नहीं करता। द फैकेट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी माइट हैव टू बी रिमूव्ड टू द आइडेंटिफाई द पर्सन हु आर रियली गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है जो अपनी गलती मान ले, जिसकी गलती हो, जिसको एक्चुअली में जिसने गलत काम किया है वो होता है गिल्टी पर्सन। तो कह रहा है पर्सनैलिटी माइट हैव टू बी रिमूव्ड, पर्सनैलिटी मतलब कंपनी के अपने नाम को हटाना पड़ेगा, उस पर्दे को हटाना पड़ेगा, और एक्चुअल पर्सन जो जिसने एक्चुअली जो पर्सन है जिसने वो गलती की, जिसने जो वो गिल्टी है, जो उस काम के लिए गलत काम कर रहा है, एक्चुअल पर्सन, उस पर्सन को आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा। तो कंपनी को क्या करना होगा, कंपनी को अपना नाम, अपनी पर्सनैलिटी को हटाकर एक्चुअल पर्सन जिसने गलत काम किया, जिसने ये फ्रॉड करा, उसको हटाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर उसको रिमूव, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये आइडेंटिफाई तभी हो पाएगा जब कंपनी अपने बिल को, पर्दे को हटा दे, खुद हट जाए, और साथ में जो पीछे बैठा ऑनर है उसको नहीं तो देखो क्या होता है, कंपनी हमेशा ऑनर को प्रोटेक्ट करती है। तो कंपनी ऐसे केस में अपने ऑनर को प्रोटेक्ट नहीं करेगी जिस केस के अंदर दोस्तों क्या हो रहा हो, फ्रॉड, इलीगल एक्टिविटीज या इम्प्रॉपर तरीके से काम हो रहा हो। उस केस के अंदर कंपनी खुद हट जाएगी, कोई प्रोटेक्शन नहीं ऑनर को, हट जाएगी, कॉर्पोरेट पर्दा उठाएगी और सीधा पकड़ के ले जाओ भाई जिस पर्सन को, जो पर्सन ने एक्चुअली फ्रॉड किया है। इसी को दोस्तों लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कहते हैं। पहले लाइन में लिखा हुआ, आप अपने लाइन से बना सकते हैं सिंपली। पहले लाइन पे लिखा हुआ है कि कंपनी दोस्तों एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सॉरी, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि कंपनी का नाम यूज करके फ्रॉड किया जाता है, इलीगल एक्टिविटी की जाती है, इम्प्रॉपर तरीके से काम कर सकते, जो मोरल ना हो, इमोरल हो, है ना, पब्लिक पॉलिसी के हित में ना हो, अपने आप से भी कुछ बातें बता सकते हैं, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट में लिखा है एक आर्टिफिशियल, कभी भी कंपनी के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, बहुत सारे इम्प्रॉपर एक्ट हो रहे हैं, बट एक आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी अपने नाम से, अपनी बिल्डिंग कभी भी ये काम नहीं करती, फ्रॉड नहीं करती, इलीगल एक्टिविटी नहीं करती। इसके पीछे बैठा हुआ एक पर्सन जो ऑनर है वो ये काम करता है। सॉरी, तो फ्रॉडली काम किसने करा सर, ऑनर ने करा। तो कंपनी इस केस के अंदर क्या करेगी, अपने पर्सनालिटी को हटा देगी, लिफ्ट, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देगी, और जो पीछे बैठा हुआ पर्सन है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा जो एक्चुअल में गिल्टी है, जिसने एक्चुअल में गलत काम किया है, जिसने एक्चुअल में रॉन्ग एक्टिविटी करी है, उसको कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। इन द फ्लोइंग सर्कमस्टांसेस डिफरेंट कोर्ट फाउंड इट इज नेसेसरी टू लिफ्ट कॉर्पोरेट विल। तो बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां पर कोर्ट ने कहा कि यहां पर कॉर्पोरेट विल हटनी चाहिए, यहां पर कंपनी अपने ऑनर को प्रोटेक्ट ना करे, यहां कॉर्पोरेट विल हटाओ, पर एक्चुअली जो ऑनर है जिसने वो गलत काम किया है उसको पनिश करो। तो डिफरेंट कोर्ट्स ने ये फाउंड करा, ये महसूस किया
कि यार ये जरूरी है कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करना। हर बार कंपनी अपने प्रोडक्ट ऑनर को प्रोडक्ट नहीं करना चाहिए, कंपनी को अपना कॉर्पोरेट विल हटाना चाहिए और एक्चुअल पर्सन जिसने गलत काम किया उसको मिलना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। एंड पनिश कह रहा है, डिफरेंट कोर्ट ने ये फाउंड करा कि ये जरूरी है, लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, कंपनी कॉर्पोरेट विल को हटाएगी एंड पनिश करेगी द एक्चुअल पर्सन हु डिड रॉन्ग एंड अनलॉफुल एक्ट अंडर द नेम ऑफ द कंपनी। और एक्चुअल पर्सन को पनिश करेंगे जिसने वो गलत काम किया, जिसने कंपनी का नाम यूज करके रॉन्ग एक्टिविटी फ्रॉड करा दूसरे उससे के साथ, उसको एक्चुअल पर्सन को पनिश किया जाएगा, ना कि कंपनी का नाम खराब करा जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अब आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या है। कोई भी फ्रॉड कंपनी के नाम से पकड़ा जाता है तो कौन, किसने करा होता है फ्रॉड? सर फ्रॉड किया होता है एक्चुअल ओनर ने। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट यहां पर लगाया जा रहा है। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि व्हेन कोर्ट कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, कब कोर्ट कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देगी, किस किस सिनेरियो में कोर्ट कंपनी के को हटाकर एक्चुअल ऑनर को पकड़ लेगी, किस किस सिनेरियो में होगा। जैसे किंगफिशर विजय माल्या वाले केस के अंदर, सत्यम स्कैम जो हुआ था उस केस के अंदर कंपनी को हटाया, कंपनी के नाम को हटा दिया। सहारा कंपनी का नाम सुना ना, जो इंडिया की टी शर्ट में लिखा होता सहारा, बहुत बड़ा स्कैम था। सत्यम स्कैम, सहारा का जो स्कैम था बहुत बड़ा था। तो ऐसे केस के अंदर उन्होंने का स्कैम की कंपनी का नाम को हटाकर ऑनर, एक्चुअल ऑनर को पकड़ा, लिफ्ट कर दिया। कंपनी जो ऑनर सॉरी जो कोर्ट ऑफ लॉ है, जो कोर्ट है वो कब किस केस के अंदर कोर्ट करती है, देखो लिफ्ट करती है, कोर्ट करती है कि भाई यहाँ पर कंपनी को नहीं, यहाँ पर एक्चुअल पर्सन जो ऑनर है उसको पनिश करना चाहिए, कंपनी को नहीं। तो कोर्ट किन किन सिनेरियो के अंदर लिफ्ट कर सकती है कॉर्पोरेट विल, कोर्ट करेगी किस सिनेरियो में, नीचे दिए गए हैं। और इस लॉ की डेफिनेशन है सर, लॉ की डेफिनेशन। यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, यहाँ अलग अलग पॉइंट्स में बातें की जा सकती है, पॉइंट अलग हो सकती है, बट मैंने वो लिखा है जो एक्चुअल स्टडी मैट में था और मैं वो समझाऊंगा आपको, उसके बाद आप उसमें बनाकर लिख लो, ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टडी मैट को अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाया, लॉ को अच्छे से आपको समझाऊं। प्रोटेक्शन ऑफ रिवेन्यू, जब जब रेवेन्यू की प्रोडक्शन के ऊपर बात आएगी, कंपनी को कॉर्पोरेट हटाना पड़ेगा, जरूरी होगा, और एक्चुअल पर्सन को पनिश किया जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको मोहन का एग्जांपल बताया था, तो मोहन के एग्जांपल के अंदर क्या हुआ था, मोहन ने इनकम टैक्स पे नहीं किया, जानबूझकर फ्रॉड किया, टैक्स की चोरी करी, है ना, ये सब काम नहीं करा, ये टैक्स कम भरा या टैक्स भरा ही नहीं, या कोई ऐसा प्रोविजन जो टैक्स का मानना चाहिए था, इनकम टैक्स का मानना चाहिए था, वो नहीं माना। तो जब जब जहां पर रेवेन्यू का प्रोडक्शन, रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि आपके पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, है ना। तो यहाँ जहां से, जैसे कि वैट जो पेट्रोल पे लगता है, जहां कंपनी का रेवेन्यू है, उस केस के अंदर वहां के प्रोडक्शन के लिए कंपनी का हटाओ और एक्चुअल पर्सन पे। मोहन वाले एग्जांपल के अंदर मैंने यही बताया कि वहां पर मोहन ने टैक्स की चोरी करी और टैक्स पे नहीं करा, तो इसलिए मोहन को पनिश किया जाएगा, कंपनी को नहीं, ठीक है ना। कंपनी में पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, मोहन के पर्सनली पेनल्टी लगाई जाएगी, उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। द कोर्ट में इग्नोर द सेपरेट लीगल एंटिटी, यहां कोर्ट भूल जाएगी कि ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। हम बिजनेस के टैक्स पे नहीं करा तो बिजनेस को पकड़ो, यहां भूल जाएगी, यहां मानेगी बिजनेस का टैक्स पे नहीं करा, ऑनर ने नहीं करा होगा, इसलिए ऑनर को पकड़ लो, ऑनर बिजनेस सबको एक मान लेगी अब यहां पर। तो प्रोडक्शन, जहां जहां रेवेन्यू के प्रोडक्शन की बात आ रही होगी, वहां पर कंपनी और ऑनर एक ही मान लिया जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी फॉलो नहीं किया जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं फॉलो किया जाएगा इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू। जब जब यहां पर रेवेन्यू की प्रोडक्शन की बात आएगी, कॉर्पोरेट विल हटा देंगे, जहां जो कंपनी है वही ऑनर है, कंपनी ने गलत काम करा, इस मीन ऑनर ने गलत काम कर दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर कर दिया जाएगा, और कॉर्पोरेट विल हटाकर एक्चुअली पर्सन को पनिश किया जाएगा। वेयर इट इज यूज्ड फॉर टैक्स इवेजन, इवेजन होना चाहिए, IN नहीं होगा, ई होगा, टैक्स इवेजन और सर्क्यूमिनेटिंग टैक्स ऑब्लिगेशन। कुछ ऐसे ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, ये आपको ये काम मानना पड़ेगा, आपको ये चीज प्रोविजन को मानना पड़ेगा, ये सेक्शन को मानना पड़ेगा, पर आपने नहीं माना, उस केस के अंदर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये हमारा पहला केस है, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। इस केस के अंदर कोर्ट कॉर्पोरेट विल को हटा देगा और एक्चुअली जो ऑनर होगा उसको पनिश कर देगा, पहला केस।
अब आ जाइए अगले में, डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये बहुत ही प्यारा केस है, इसमें एक केस लॉ है और इस केस लॉ को देखिए, पूरे कंपनी एक्ट के अंदर ना बहुत सारे केस लॉ होंगे, तो 5-10 रुपए की कॉपी बना लेना कृपया करके। अब मैं यहाँ सबके लिए जगह नहीं छोड़ सकता सर, ऐसे में बहुत मोटी बुक हो जाएगी, तो 5 रुपए की कॉपी या 10 रुपए की कॉपी छोटी सी, जिसके अंदर 15-20 पन्ने हो, 20 पन्ने भी चलेंगे, वो कॉपी बनाकर रख लीजिए। हर एक केस लॉ का नाम, पेज नंबर होगा बुक के अंदर, वो लिख लेना। जैसे कि डाइमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबरिंग कंपनी लिमिटेड, ये एक नाम लिखकर केस लॉ की जो मैं अभी लिखवाऊंगा, जो मैं बनाऊंगा केस लॉ में, वो आप उतार लीजिएगा। आइए ये केस लॉ पढ़ते हैं दोस्तों, और ये केस लॉ जैसे ही हम खत्म करेंगे ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या मतलब है, सब पता चल जाएगा। अब ये केस लॉ जो है ना, ये केस लॉ जो है, अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं। बहुत प्यारा केस लॉ है सर, मजा आ जाएगा आपको पढ़कर। केस क्या है, डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड, अजीब ही नाम है। आइए दोस्त, एक केस लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं अब, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। ये केस लॉ ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कहीं ना कहीं लिंक करता है। अब वो कैसे लिंक करता है आपको पढ़ाया जाएगा, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में एक चैप्टर पढ़ा था आपने, फ्री कंसेंट। कॉन्ट्रैक्ट में एक चैप्टर पढ़ा था आपने, फ्री कंसेंट, और वहां पर एक कौन सा पढ़ा था, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फ्री कंसेंट में साउंड माइंड और माइनर और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, है ना, ये सब आपने पढ़ा था। तो पर्सन डिस्क्वालिफाइड लॉ में वहां पर एक पॉइंट पढ़ा था, वो पॉइंट का लिंक इस कॉन्सेप्ट पे है। नहीं आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा अभी, बट ये वीडियो आप पूरी देखिएगा ढंग से, इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझिएगा। मतलब देखिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। कॉन्टिनेंटल टायर, और जो मैं लिख रहा हूं आपको एक नोट्स के तौर पे इसको लिखना है आपको। कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी दोस्तों इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब ये इंग्लैंड की कंपनी है, ठीक है ना। कहां इनकॉर्पोरेट हुई है, कहां पर ये कंपनी खोली गई थी, इंग्लैंड में खोली गई थी, इंग्लैंड में ये कंपनी खोली गई थी। अब इस कंपनी के अंदर ना मेजर जो शेयर होल्डर थे, सारे शेयर होल्डर इस कंपनी के, सारे शेयर होल्डर, स्पीड में देख सकते हैं आप 1.5 की, आपको अच्छे समझ आएगा। सारे शेयर होल्डर इस कंपनी के जर्मनी के थे, सारे शेयर होल्डर्स कंपनी के जर्मनी के थे, एक्सेप्ट वन, एक ही इंग्लैंड का था और बाकी सारे के सारे शेयर होल्डर इस कंपनी के जर्मनी के थे। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक टायर सोल्ड करे, टायर बेचे, टायर सोल्ड करे किसको, डैमलर एंड कंपनी को, डैमलर एंड कंपनी को इन्होंने टायर बेचा, टायर बेचा, ओहो, टायर सोल्ड करे डैमलर एंड कंपनी को। डैमलर एंड कंपनी को इसने टायर बेचा। अब डैमलर एंड कंपनी भी इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई है, इंग्लैंड की कंपनी है ये भी, इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कहां की कंपनी है ये, इंग्लैंड की कंपनी है। और दोस्तों ये कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी भी किसकी है, इंग्लैंड की, ये भी इनकॉर्पोरेट कहां पर हुई है, इंग्लैंड में हुई है।
बट यहाँ पर फर्क ये था कि यहाँ पर जो ये कंपनी के सारे शेयर होल्डर थे ना, कॉन्टिनेंटल कंपनी के सारे शेयर होल्डर जर्मनी के थे, सिर्फ एक को छोड़कर, एक ही इंग्लैंड का था, बाकी मेजरली शेयर होल्डर जर्मनी के थे। अब जो शेयर होल्डर थे जर्मनी के, सबसे ज्यादा पावर किस पे है? जर्मन लोगों के पास ही है, क्योंकि इस कंपनी की मेजरली शेयर होल्डिंग किसके पास है? जर्मन के पास है। तो जर्मनी की सबसे ज्यादा पावर होगी यहाँ पर, मेजरली शेयर होल्डिंग जहां पर होगी तो वहां पर उनकी बात मानी जाएगी। एक इंग्लैंड का पर्सन क्या ही बोल देगा, मेजोरिटी किसकी है? जर्मनी की है। तो यहाँ पर टायर सोल्ड करे गए बाय द कॉन्टिनेंटल कंपनी टू डेमलर एंड कंपनी के लिए इंग्लैंड पर, इंग्लैंड की कंपनी, और ये भी इंग्लैंड की कंपनी। दोस्तों वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हुआ था ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार जब जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में, और वर्ल्ड वार के बीच में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई हुई थी। जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ाई हुई। ऐसे केस के अंदर जब दो कंट्री के बीच में लड़ाई हो जाती है, उस कंट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो माना जाता है। ये हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई, वो कंपनी डिस्क्वालीफाइड हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो पर्सन डिस्क्वालीफाई होता है, ये पर्सन, ये कंपनी डिस्क्वालीफाई होता है। मान लीजिए आप जर्मनी के हैं, मैं इंग्लैंड का हूं, आपने कॉन्ट्रैक्ट करा मेरे साथ, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, और अब हमारी दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो गई। तो ड्यूरिंग द वॉर, वॉर के टाइम पे जो भी आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, वॉर चल रही थी तब ये इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ टायर बेचने का। वॉर चल रही है जर्मनी इंग्लैंड के बीच में और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट होने पर वो क्या माना जाता है? वॉइड अब इनिशियो माना जाता है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के तहत। और उस कंपनी को, उस कंट्री को डिस्क्वालीफाई बाय द लॉ कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई पर्सन में इंक्लूड कर दिया जाता है, और उसको एनिमी कंपनी कहा जाता है, एनिमी कैरेक्टर कहा जाता है। मतलब अगर मैं जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई हो, और दोनों इंग्लैंड की कंपनी है, तो अगर जर्मनी की लड़ाई हुई तो जर्मनी इंग्लैंड के लिए क्या हो जाएगा? एनिमी कैरेक्टर बन जाएगा, एनिमी कैरेक्टर बन जाएगा। और ऐसे केस के अंदर वॉर के टाइम पे दो कंट्री के बीच में, वॉर के टाइम पे जब दो कंट्री के बीच में वॉर हो रही है, होते हैं ना दोस्तों, उस केस के अंदर दोनों कंट्री के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, या दो कंट्री के पर्सन या दो कंट्री की कंपनी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड अब इनिशियो कह देगा, शुरू से ही वॉइड हो जाएगा वो। ऐसा कौन कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। तो ये वॉइड अब इनिशियो बन जाएगा, वॉइड अब इनिशियो। अब लड़ाई कहां होगी पहले समझो, ये समझ में आया ना एनिमी कैरेक्टर क्या होता है? दो कंट्री के बीच में लड़ाई हो रही है, दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो रही है, उस कंट्री के लोग या उस कंट्री के कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो मान लिया जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द वॉर दो कंट्री आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, उनमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, वैलिड नहीं होता, वॉइड माना जाता है। तो इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रही थी वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर। तो इस केस के अंदर इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक, ये दोनों आपस में एनिमी कैरेक्टर बन गए, और एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड अब इनिशियो होता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब दोस्तों यहां पर तो दोनों इंग्लैंड की कंपनी है, तो यहां पर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां पर यह है कि यहां पर भले ही टायर, कॉन्टिनेंटल टायर रबिंग कंपनी इंग्लैंड की है, इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई है, पर इसके सारे शेयर होल्डर तो जर्मनी के हैं, और इस कंपनी की सारी भागदौड़ किसके हाथ में है? जर्मन लोगों के हाथ में है, और जर्मनी के साथ लड़ाई चल रही है वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर, किसकी? इंग्लैंड की। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा? वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा। चलिए आगे की कहानी इसको। तो आगे क्या हुआ दोस्तों, जब कॉन्टिनेंटल टायर रबिंग कंपनी ने टायर बेचे, तो इस केस के अंदर डैमलर कंपनी लिमिटेड ने पेमेंट करने से मना कर दिया कि हम पेमेंट नहीं करेंगे आपको, रिफ्यूज टू पे, रिफ्यूज टू पे, पेमेंट नहीं करेंगे, ऐसा कह दिया। किसने? डैमलर कंपनी लिमिटेड ने। क्या करा? कॉन्टिनेंटल ने टायर बेचे होंगे डैमलर को, डैमलर ने मना कर दिया। और डैमलर मना कर रही है किस रीजन की वजह से? कह रही है कि आप एनिमी कंपनी हो, कह रही है कि आप एनिमी कंपनी हो, और अगर हम आपके साथ हमारी वॉर है, अगर हम आपको पैसे देंगे तो आप उससे वॉर गुड्स खरीद के हम पे ही अप्लाई करोगे, इसलिए हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपको बिल्कुल पैसे नहीं देंगे, क्योंकि आप क्या हो? एक एनिमी कंपनी हो, क्योंकि आपके साथ हमारी वॉर हो रही है। अच्छा, तो अब इस केस के अंदर कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी ने क्या कहा? ये सारा केस कहां गया? कोर्ट में गया सर, कोर्ट में गया। वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद एक केस कहां गया? कोर्ट में गया, और कोर्ट में बताया गया। तो डैमलर से पूछा गया भाई तुमने पेमेंट क्यों नहीं करी? तो उन्होंने कहा कि यार ये तो एक एनिमी है,
ये तो एक एनिमी है, इसको पेमेंट करता और एनिमी के साथ पेमेंट करना वॉइड ऑफ इनिशियो है, इसको पेमेंट करता तो ये हमारे ऊपर उस पैसे से वॉर गुड्स खरीद के हम पे ही लगा देते, हम पे ही डाल वॉर हो जाती है, इसमें और बढ़ जाता, इससे मेरे को फायदा नहीं लगा इसलिए हमने पेमेंट नहीं करी, इन्होंने ऐसा कहा। कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी ये कह रही है कि हम जर्मनी की कंपनी थोड़ी ना है, हम तो इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई है, और अगर हम इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई है तो हम जर्मनी की कंपनी हुई नहीं और हम एनिमी है ही नहीं। भाई एक इंग्लैंड की कंपनी और एक इंग्लैंड की कंपनी एनिमी थोड़ा ना होगी, चाहे वो और दूसरी कंट्री से हो। ये भी इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई है, ये भी इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो दोनों जब इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई है तो ये एनिमी कंपनी कहां से हुई, ऐसा कहा कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबड़ कंपनी ने। अब यहां पर पूरे फैक्ट्स को देखने के बाद बेसिकली जज साहब ने, कोर्ट ने यह फैसला करा कि जब भी आप एनिमी के करैक्टर को डिटरमाइन करेंगे, क्या बोला, जब भी आप एनिमीज के करैक्टर को डिटरमाइन करेंगे एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनिमी के करैक्टर को डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी तो इंग्लैंड से लिया गया था, याद है आपको। जब भी आपको एनिमी के करैक्टर को डिटरमाइन करेंगे, जब भी आप एनिमी के करैक्टर को डिटरमाइन करेंगे तो आप ये नहीं देखेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं देखा जाएगा। जब भी एनिमी के करैक्टर को डिटरमाइन किया जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी फॉलो नहीं की जाएगी। उसके पीछे जो मेजरली शेयर होल्डर है उसकी नेशनलिटी चेक करी जाएगी, वो कहां के हैं। मतलब इस केस के अंदर डैमलर ने कहा कि सर इसके सारे शेयर होल्डर तो जर्मनी के हैं, और जर्मनी और पूरा कंट्रोल जर्मनी का है, क्योंकि एक ही तो है इंग्लैंड का, बाकी शेयर होल्डर जर्मनी के है, और पूरा कंट्रोल दोस्तों किसका है, जर्मनी का है। पूरा कंट्रोल किसका है सर, जर्मनी का। तो ये जर्मन कंपनी होगी ना एक तरीके से, पूरा जब कंट्रोल ही जर्मनी का, पैसा भी किसको जाएगा, जर्मनी को जाएगा, तो एक तरीके का जर्मनी कंपनी हो गई। भले ही ये इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट है, पर इसके अंदर का अगर देखेंगे तो शेयर होल्डर तो सारे जर्मन के हैं, तो मेजरली कंट्रोल किसका है, जर्मन का है। तो इसलिए डैमलर ने मना कर दिया था, डैमलर ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ऑफ इनिशियो होगा सर, हम आपको पे नहीं करेंगे, शायर के रिफ्यूज कर दिया पे करने से। और जज साहब ने ये क्या फैसला सुनाया, जज साहब की जजमेंट सुनिए। जज साहब की जजमेंट थी, कोर्ट की जजमेंट थी, जब भी आप एनिमी कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं दोस्तों, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। वहां पर आप क्या करेंगे, जब भी आप एनिमी कैरेक्टर को डिटरमाइन करेंगे, कॉर्पोरेट विल को ऊपर लिफ्ट कर देंगे, और अंदर जो शेयर होल्डर है उनकी नेशनलिटी चेक करेंगे कि वो कहां पर है। वो जर्मन के थे, इसलिए उनको क्या बोला गया, इसलिए कहा कि ये एक वॉइड ऑफ इनिशियो है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप जर्मन के हो और पूरा कंट्रोल कंपनी का जर्मनी पे है, तो ये वॉइड ऑफ इनिशियो है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं लगाई जाएगी व्हेन वी डिटरमाइन द एनिमी कैरेक्टर। अगर दो वर्ल्ड वार हो रही है, सॉरी दो कंट्री के बीच में वॉर हो रही है, और अगर आपको एनिमी कैरेक्टर डिटरमाइन करना है किसी कंपनी का, तो उस कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी को नहीं देखेंगे कि कंपनी तो अलग होती है और ऑनर अलग। आप ऑनर को छोड़ो ना, कंपनी तो इंग्लैंड की है, ऐसा कहना था इनका। सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या कहना था कि कंपनी इंग्लैंड की है, आप ऑनर को छोड़ो, कंपनी तो इंग्लैंड की है ना। इसलिए इन्होंने कहा कि हम नहीं देखेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी व्हेन वी डिटरमाइन द एनिमी कैरेक्टर। जब भी हम एनिमी कैरेक्टर को डिटरमाइन करेंगे, दो कंट्री के बीच में वॉर होगी, और उस केस के अंदर जब सेम कंट्री के कंपनी, इनकॉर्पोरेट कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो उस केस के अंदर एनिमी कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए कि ये कंपनी एनिमी कंपनी है या नहीं है, ये कंपनी एनिमी कंपनी है नहीं, इसके लिए आप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानेंगे। अंदर के लोगों चेक करो, अगर अंदर के जो शेयर होल्डर है वो सारे अगर इंग्लैंड के होते तो हम कहते नहीं है, पर अंदर के शेयर होल्डर मेजरली जर्मनी के थे और कंट्रोल भी जर्मनी का था इस कंपनी पे, तो ऐसे केस के अंदर हम इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ऑफ इनिशियो कर देंगे। इसलिए जज साहब की कोर्ट ऑफ लॉ की जजमेंट से कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करेंगे व्हेन वी डिटरमाइन द एनिमी कैरेक्टर। अगर किसी कंपनी के बारे में ये जानना है कि ये एनिमी कंपनी है या नहीं है, तो अगर आपको ऐसा जानना है तो ऐसे केस के अंदर कॉर्पोरेट विल ऑफ लिफ्ट कर दी जाएगी और अंदर के शेयर होल्डर की, अंदर के ओनर की नेशनलिटी चेक करी जाएगी। तो इसके केस के अंदर ये केस इसके फेवर में आया था, डैमलर एंड कंपनी के फेवर में आया था। आया पूरा केस, ये केस था कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का सेकंड पॉइंट जो हमारा है, डिटरमिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। नाम आप समझ में आया, डिटरमिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी। क्या कहता है ये, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी एनिमी और फ्रेंड। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और कंपनी कभी फ्रेंड नहीं हो सकती, एनिमी और वो नहीं हो सकती। कंपनी के अंदर के लोग होते हैं ना, जर्मन के लोग होंगे तो जर्मनी के लिए सोचेंगे,
कंपनी तो नहीं, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो किसके बारे में सोचेगी, ना इंग्लैंड के बारे में ना जर्मनी के बारे में। वहां के अंदर के ऑनर सोचते हैं ना कि यार मेरी कंट्री है, मैं अपनी कंट्री का भला करूंगा, हर कोई सोचता है। तो जर्मनी की अगर वो लोग, भले ही कॉन्टिनेंटल कंपनी इंग्लैंड में इंकॉर्पोरेट हुई है, पर उसके जो लोग है उसमें जो शेयर होल्डरिंग है वो जर्मनी की, मेजरली शेयर होल्डर जर्मनी, तो वो लोग तो अपने बारे में सोचेंगे। अगर ये डैमलर पैसे दे देती, वॉर गुड्स खरीद के उन्हीं पे चढ़ा देते भैया, ऐसे केस के अंदर उन्होंने रिफ्यूज करा। तो कंपनी कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और वो कभी भी एनिमी और फ्रेंड नहीं होती। बट ड्यूरिंग वॉर के टाइम पे हम डिसाइड करते हैं एनिमी कैरेक्टर्स को। नहीं तो देखिए, अगर दो कंट्री के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो दोनों कंट्री आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है सर, कोई इशू नहीं है। इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों के साथ है, रसिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ भी बेसिकली है। बट जब वॉर होती है ना, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यहां पर कहता है कि वॉर के टाइम पर आप जिस कंट्री के साथ वॉर हो रही है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं है, वो वॉइड अभी नीचे माना जाएगा, शुरू से ही वॉइड मान लिया जाएगा। But during war, it may be become necessary to lift the corporate will and see the person behind it to determine whether they are friend or enemy। आया पूरा वो कॉन्सेप्ट कि जब वॉर चल रही होगी तो कंपनी की पर्सनैलिटी को नहीं देखना, कंपनी का करिए कॉर्पोरेट विल हटाओ, कंपनी का नाम हटाओ, कंपनी का सब कुछ हटाओ, और फिर अंदर के लोगों को देखो, वो कौन है, वो हमारे फ्रेंड है या एनिमी। अब वो निकले जर्मनी के, तो जर्मनी के साथ तो वॉर हो रही है, वो बन गई एनिमी, तो इस केस के अंदर कंपनी को भी एनिमी मान लिया जाएगा। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट थ्रू अ कंपनी एंजॉय अ सेपरेट लीगल एंटिटी बट इट अफेयर आर रन बाय द इंडिविजुअल। भले ही कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी का एंजॉयमेंट लेती है, कंपनी अलग, ऑनर अलग होते हैं, बट ऐसे केस के अंदर हम ऑनर की नेशनलिटी चेक करेंगे, वहां देखा जाएगा जब भी एनिमी कैरेक्टर डिटरमाइन करना हो, और ये तभी होता है दोस्तों जब वॉर चल रही हो बस, और किसी केस में नहीं देखा जाएगा। मतलब दो घंटे के बीच में वॉर चल रही है तो उस सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं लगाया जाएगा कंपनी के बीच में, तब उसके अंदर का एनिमी कैरेक्टर देखा जाएगा कि उसके अंदर किस पर्सन देखे जाएंगे, ऑनर देखेंगे, क्या वो इंडिया के ही है या इंडिया के बाहर है, या मतलब जिनसे इंडिया की वॉर चल रही है, या इस केस के अंदर हुआ। That is called Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubbing Company Limited। ये था हमारा केस लो पूरा प्रॉपरली इस पॉइंट का, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट हमारे पास आता है प्रिवेंटिंग ऑफ फ्रॉड। अब प्रिवेंटिंग ऑफ फ्रॉड के उसमें भी हमारे पास एक केस और देखने को मिलता है, जॉन्स वर्सेस लिपमैन। इस केस को हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं, उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं और जहां पर केस नहीं है उसको समझते हैं। कहता है प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। जहां पर पब्लिक पॉलिसी की प्रोटेक्शन की बात होगी वहां पर हम सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देंगे और कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देंगे। और कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट में क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देंगे और जो भी ऑनर होगा उसको हम पनिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, या नहीं बताया मुझे ध्यान नहीं है, एक फोन आया था फ्रीडम 251 का, लिख देते हैं कैसे भी, 251 स्कैम भी लिखा हुआ है। देखो ये एक फोन आया था फ्रीडम 251, अगर आपने कभी इसके बारे में पढ़ा होगा, फ्रीडम 251 एक फोन आया था जिसके अंदर क्या हुआ था, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ये वाला। Protection of public policy, the court shall lift the corporate will without any hesitation to protect the public policy and prevent transaction opposed to the public policy। ये पढ़ा रहे। अगर आप फ्रीडम 251 की फोन की बात करेंगे तो ये एक रिंग बेल कंपनी थी जिसने ये फोन लॉन्च करा। 251 रुपए फोन ये दे रहे थे और इसके अंदर काफी अच्छे फीचर्स थे। ये देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। कहता है फ्रीडम 251 इज अ स्मार्टफोन दैट वाज इनिशियली ऑफर्ड फॉर अ सेल इन इंडिया एट अ प्रमोशनल प्राइस ऑफ $3.39 as of 2022, sold by the Ring Bell Private Limited। अब रिंग बेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ये फोन बेचना चालू करा। बहुत पुरानी बात है, ये तो बहुत टाइम हो गया, और लोगों ने कितने फोन खरीदे इसको। अब देखो इधर, भारतीय जनता पार्टी एमपी कीर्ति सोमिया हैज स्टार्टेड दैट द फोन इज बोगस एंड प्रमोशन इज इन Ponzi scheme। He filed a complaint which lead to the first in-person FIR करवाई being registered against Ring Bell director Mohit Goyal and company president Ashok Chadha under section 420 of the Indian Penal Code as well as the Information Technology Act। However, Allahabad court said the FIR premature। ये पूरी कहानी है इसकी। अब यहाँ पर देखिए, कंपनी का नाम था रिंग बेल प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी का डायरेक्टर था मोहित गोयल और प्रेसिडेंट था अशोक चड्ढा था। अब इन दोनों ने मिलकर क्या करा, बहुत बड़ा स्कैम करा।
फोन लॉन्च करे, 251 वाले फोन लॉन्च करे, कहा कि ऐसे ऐसे हम फोन देंगे। दुनिया ने, पूरी इंडिया के अंदर बहुत लोगों ने 251 रुपए क्या ही होता था दोस्त, 251 दे दिया, और एक एक फोन नहीं, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 फोन बुक करे हैं कि कहीं ना कहीं ये काम तो आगे आ ही जाएगा। और जैसे ये फोन आया और लॉन्च हुआ, लोगों ने खरीदना चालू करा, पैसे आ गए कंपनी के बाद, और भागी कंपनी, फोन आज तक नहीं आए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट थी ये चीज। कॉन्सेप्ट क्या था, पब्लिक पॉलिसी के अंदर धाराएं तो लगाई 420 की, बट यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को इसको रिलेट करें तो जो कंपनी का ओनर है मोहित, और मोहित जो है आपके पास डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और अशोक जो आपके पास प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, उन्होंने मिलकर ये फ्रॉड करा। तो हम कंपनी रिंगबेल कंपनी लिमिटेड को क्या करेंगे भाई पकड़ के? फ्रॉड किसने करा? ओनर्स ने। तो यहां पर कंपनी क्या कर देगी? कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर देगी, और कंपनी साइड, कंपनी का को हटाकर जो एक्चुअल ओनर है जिसने ये फ्रॉड किया उनको हम पकड़ लेंगे। क्योंकि ये वाला जो केस था वो क्या कर रहा था, ये हम प्रोटेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है पब्लिक पॉलिसी के। भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो वही पूरी दुनिया को लूट लेंगे। तो 251 रुपए लगभग आप देखेंगे कि इसके बारे में अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे कितने करोड़ रुपए इनको मिले, और इन्होंने लेकर भाग गए। अब आगे क्या रहा है उसमें इतना वो नहीं है। अगर आपको इसके बारे में आगे पढ़ना है तो आप खुद सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब के अंदर बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएगी इस पर रिगार्डिंग। यहाँ पर मैं अपने कॉन्सेप्ट पे वापसी आता हूँ। तो कहता है जब भी पब्लिक पॉलिसी को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो कोर्ट बिना किसी हेजिटेशन के कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर देगी, और जो एक्चुअल ओनर जिसने वो काम किया है, जिसने वो फ्रॉड किया है, उसको पकड़ लिया जाएगा और पनिश किया जाएगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी के केस के अंदर भी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर दी जाएगी। अगला पॉइंट, कंपनी मेयर सैम और क्लोक। अब ये वर्ड का मतलब अभी नहीं समझेंगे, जब मैं केस लॉ पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। इसको भी इग्नोर कर देते हैं, जो केस लॉ उसको बाद में इकट्ठा पढ़ लेंगे। Where a company act as an agent of its shareholder, where a company act as an agent of it। तो ये मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई कंपनी है, और कंपनी के जो ओनर है वो शेयर होल्डर्स होते हैं। आपको पता है? नहीं पता तो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। देखिए, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं ना, वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिस कंपनी में शेयर इशू करे जाते हैं। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, मान लीजिए आपने टाटा या रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं, तो आप टाटा रिलायंस के शेयर होल्डर का पार्ट है, आप उसके ओनर का एक पार्ट है, ठीक है। आप भी उसके कंपनी के ओनर हो, और कुछ पार्ट आप ओनर हो। अभी डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा शेयर खरीदते हैं, कितनी स्टेक रखते हैं, कितना आपका परसेंटेज होता है शेयर ऑफ परसेंटेज टाटा कंपनीज के अंदर या रिलायंस कंपनीज के अंदर। तो शेयर होल्डर बेसिकली क्या होते हैं दोस्त? ओनर होते हैं बिजनेस के। एंड यहां पर इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है वो समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी काम किसके लिए करती है? शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी बेसिकली किसके लिए काम कर रही है? आप शेयर होल्डर पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी के अंदर। मान लो मैंने आज टाटा कंपनी के 10% शेयर खरीद लिए, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, या आपने खरीद लिए। अब आप 10% शेयर खरीद रहे हैं, उसका मतलब आपने बहुत सारा पैसा लगा रखा है टाटा कंपनी के अंदर। अब आपने अगर बहुत सारा पैसा टाटा कंपनी के अंदर लगा रखा है, तो आप क्या चाहते हो? बदले में कंपनी आपके लिए काम करे, है ना, और कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाए उसमें से हमारे को हिस्सा दे, राइट? दिस इज द मेन रीजन फॉर दिस। एंड कंपनी ने काम किया, और कंपनी जो भी कमाएगी वो शेयर होल्डर्स को देगी। अब सुनो मेरी बात, कंपनी क्या कर रही है यहाँ पर? एज एन एजेंट के तौर पर काम कर रही है। किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी एज एन एजेंट के तौर पर काम कर रही है, किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए। अब मेरी बात समझिए, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसके 2 शेयर होल्डर है, ठीक है ना। एबीसी लिमिटेड कंपनी, उसके 2 शेयर होल्डर है, और ऐसे केस के अंदर कंपनी काम करती है, कंपनी के नाम से काम किया जाता है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, और वो प्रॉफिट कौन रख लेता है? ए और बी रख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड के 2 शेयर है, शेयर होल्डर है, ए और बी मान लेते हैं, वो रख लेते हैं 50-50% शेयर रख लेते हैं दोनों मिलकर। अब एबीसी लिमिटेड क्या कर रही है? बेसिकली ऐसा एक्ट कर रही है, काम कर रही है, किसके लिए? अपने शेयर होल्डर्स के लिए। और शेयर होल्डर्स के लिए जब कोई कंपनी काम करती है, तो हम कहते हैं कंपनी एज एन एजेंट काम करती है शेयर होल्डर के लिए। अब आपको पता है, एजेंट जो भी काम करेगा, या एजेंट के लिए जो भी काम होगा, एजेंट में जो भी काम करता है उसके लिए कौन लायबल होता है? उसके लिए सर प्रिंसिपल लायबल होता है। एजेंट कोई गलत काम कर देता है, या फिर एजेंट कुछ कर देता है जिससे लॉस हो जाता है, इससे कुछ हो जाता है, तो उसके लिए कौन लायबल है? प्रिंसिपल लायबल। और होना भी चाहिए प्रिंसिपल लायबल। अगर कोई कंपनी, वेयर अ कंपनी एक्ट एज एन एजेंट ऑफ इट्स शेयर होल्डर, अगर कोई कंपनी शेयर होल्डर के लिए एज एन एजेंट काम करती है, और कंपनी चलाने वाले पर्सन कौन है? लोग ही है, वो शेयर होल्डर है या फिर डायरेक्टर है। इस केस के अंदर अगर डायरेक्टर जो कंपनी को चला रहे हैं, अगर वो लोगों ने कुछ फ्रॉड कर दिया, तो कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होगी। जो उसके प्रिंसिपल होंगे ना शेयर होल्डर, वो इसके लिए लायबल होंगे।
इसका मतलब शेयर होल्डर की यहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड मान ली जाएगी अगर कंपनी कुछ करती है। That the company will act as an agent of a shareholder for the purpose of carrying on a business। एक बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी शेयर होल्डर के लिए काम करती है, और चलाने वाले कौन होते हैं? कंपनी को डायरेक्टर चलाने वाले होते हैं, राइट। जब डायरेक्टर चैप्टर आएगा तो मैं आपको उसमें और अच्छे से बताऊंगा। द बिजनेस एसेंशियल ऑफ दैट ऑफ द शेयर होल्डर। बेसिकली बिजनेस किसका है? बिजनेस किसका है? बेसिकली शेयर होल्डर्स का है। एंड विल हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। उनकी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। मतलब अगर कुछ ऐसा काम कंपनी के द्वारा करे जा रहा है, कंपनी के नाम से कुछ ऐसा काम करा जा रहा है जो ऑनर ने करा है, उसके लिए ऑनर ही लायबल होगा, कंपनी एज एन एजेंट लायबल नहीं होगी। कंपनी एज एन एजेंट काम कर रही है सर, आप कंपनी को लायबल नहीं कर सकते। इधर कॉर्पोरेट बिल इफेक्टिव कर देंगे। एजेंट ने जो भी काम करा वो कौन करा है? कंपनी है, वो एज एन एजेंट काम करती है। आप ये नहीं कह सकते यार हम तो प्रिंसिपल है, हम तो ओनर है। बेसिकली काम कौन कर रहा है? बेसिकली काम कर रही है कंपनी। हम तो दोस्त ओनर है, काम कर रही है कंपनी। मान लो आप और मैं ओनर है, हमने कोई फ्रॉड करा, हम क्या कहेंगे? कंपनी है, कंपनी ने काम करा है, कंपनी के नाम से हुआ है, वो कंपनी एजेंट है, उसको करो। एजेंट का जो भी काम होगा प्रिंसिपल लायबल होगा, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। कंपनी एज एन एजेंट काम करती है अपने ओनर के लिए, तो सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ इग्नोर कर दी जाएगी, और उसका बिहाइंड प्रिंसिपल होगा वो सर लायबल होगा, उसको पनिश करी जाएगी, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर देंगे। अगर उसने कुछ ऐसा काम करा जो जिस कंपनी लायबल नहीं है, कंपनी ने सारी अपनी एसेट बेचकर लायबिलिटी चुका दी और फिर भी लायबिलिटी नहीं चुका पाई, तो हम उसके जो शेयर होल्डर है उनसे पैसा मांग लेंगे। उसके शेयर होल्डर है उनसे पैसा मांग लेंगे दोस्तों। अगर ये डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है। जैसे कि मैंने कहा कंपनी अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है तो शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर ले आएगी, और अगर कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाली है तो अप टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी सेल आउट किया जाएगा। कंपनी के एसेट्स बेचकर उसको मिला। और अगर फ्रॉड हुआ है ना इस केस के अंदर, तो फ्रॉड केस के अंदर तो फिर ऑनर को पकड़ लिया जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि देखो भाई, कंपनी जो काम कर रही है वो अपने एजेंट एज एन एजेंट काम कर रही है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब था कंपनी जो भी काम करती है, एक्ट करती है, वो एजेंट के तौर पर काम करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। बेसिकली कंपनी अगर कुछ गलत कर रही है तो शेयर होल्डर उसमें कहीं ना कहीं मतलब रखते हैं, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है ना। तो कंपनी को हम यहां पर कुछ नहीं कर सकते, हम उसके कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट कर देंगे एंड शेयर होल्डर जो एक्चुअल जो ओनर है उनको पकड़ लेंगे, ठीक है। देखिए बड़ी कंपनीज के अंदर ऐसा काम नहीं होता। टाटा कंपनी में कोई गलत काम नहीं होता, रिलायंस में कोई गलत काम नहीं होता, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर को तो ना पकड़ लेंगे, करोड़ों शेयर होल्डर है उनके, ठीक है। उस केस के अंदर जहां पर छोटी कंपनी होती है, जहां पर नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर कम होते हैं, 1 2 3, वहां पर हम इसको पकड़ना आसान हो सकता है। एंड ये कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ ये बताया गया था कि कंपनी एज एजेंट के तौर पर अपने ऑनर्स के एजेंट के तौर पर काम करती है। कंपनी जो भी काम कर रही है अपने ऑनर्स के कहने पर कर रही है, और कुछ नहीं। इसलिए अगर यहां पर कंपनी के नाम से कोई फ्रॉड होता है तो वो एजेंट पकड़ा जाएगा, उसके लिए एजेंट कह रहा हूं, वो शेयर होल्डर ऑनर पकड़ा जाएगा, कंपनी नहीं पकड़ा जाएगी। तो यहां पर कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट कर देते हैं। अब यहां पर भाई 2 पॉइंट बच गए हैं, एक ये भी है लास्ट, टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, इसके बारे में बहुत समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंटेम्प्ट। देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना बहुत जगह यूज होता है, और आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट काफी जगह यूज होता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए जज साहब सामने बैठे हुए हैं और एक कटघरे में कोई मुजरिम खड़ा है, और वो जज साहब की बात नहीं सुन रहा। जज साहब ने जो कह दिया वो इंपॉर्टेंट होता है उस पर्टिकुलर टाइम पर। वो अपनी बातें कर रहा है, नहीं मैंने खून नहीं करा, कोई नहीं मुझे रोक सकता, तुम भी नहीं रोक सकते जज साहब वगैरह, तू भी नहीं रोक सकता, ये है वो है करके। तो यहां पर क्या हो रहा है? जज साहब के जो ऑर्डर है, कोर्ट का जो ऑर्डर है, जब उसको डिसओबे करते हैं उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। वो कह रहे हैं भाई ऑर्डर 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 का मतलब क्या होता है? चुप हो जाओ सारे के सारे, बस साइलेंस होना चाहिए, वो बोले जा रहा है वो। और जज साहब कह रहे ऑर्डर ऑर्डर, ये बोले जा रहा है कि तू भी नहीं मुझे फांसी की सजा दे सकती, ये है वो है करके है। वहां पर ऑर्डर ऑर्डर चल रहा है कि साइलेंस के लिए बोल रहे हैं, और वो बोले जा रहा तब भी। तो ये क्या हो गया? जो ऑर्डर दिया जा रहा है कोर्ट द्वारा उसको डिसओबे करना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जब भी कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है और कंपनी उसको डिसओबे कर देती है, तो कंपनी एक्चुअल में डिसओबे नहीं कर रही ना, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या हुआ? कि जब भी कोर्ट का ऑर्डर को डिसओबे किया जाता है, नहीं माना जाता, कोर्ट ऑर्डर दे रही है उसको इग्नोर कर दिया जा रहा है, नहीं माना जा रहा है, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। इससे सजा मिलती है, पनिश होता है। ये डिपेंड करता है कोर्ट, डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर क्या वो की मर्जी है, जज साहब के अंदर डिपेंड करता है। जो जज होगा वो क्या
कहेगा, वो क्या कहेंगे, किस बेसिस पर आपको सजा देंगे और कितनी सजा देंगे, उन पे डिपेंड करता है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने पे। अगर कोई आपसे बोलता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका मतलब कोर्ट के ऑर्डर को ना मानना, इस इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब मुझे बताओ, कोई कंपनी को अगर कोर्ट का ऑर्डर आया कि कंपनी को आज से ये करना है, क्या कंपनी इसको डिसोबे करेगी? नहीं सर, कंपनी एक बिल्डिंग है, वही हम कह रहे हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कैसे डिसोबे कर सकती है? डिसोबे करेगा कौन? उसके पीछे का ऑनर। तो अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, अगर आप कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर भी ऐसे केस के अंदर भी हम कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर देंगे। मान लीजिए कोई ऑनर है ए, उसकी एक कंपनी है, कोर्ट का ऑर्डर आया है कंपनी के ऊपर कि कंपनी को आज के बाद ये मानना है। कंपनी कैसे मानेगी भाई? ए को मानना पड़ेगा ना, ऑनर मानेगा, ऑनर ने माना ही नहीं। अब जज साहब आगे कि पनिश करो। पनिश किसको करा जाएगा? वो कह रहा है कि मेरे को मत करो जी, मैं तो था ही नहीं, कंपनी को ऑर्डर आया था ना, मुझे थोड़ा ना ऑर्डर आया। एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अलग है, मैं अलग हूं। एक कह रहा है कंपनी अलग है, मैं अलग हूं, कंपनी को ऑर्डर आया है, तो आप कंपनी को बोलो ना, कंपनी को पनिश करो, मुझे क्यों कर रहे हो? ऐसे केस के नहीं होगा। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कोर्ट का ऑर्डर कभी डिसोबे नहीं कर सकती। उसको चलाने वाले ओनर होते हैं, ओनर को माननी पड़ती है। ओनर एज अ रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, मतलब कंपनी चलाने वाले कौन है? ओनर। अगर कंपनी को अगर ऑर्डर आ रहा है किसी चीज को कोर्ट के थ्रू, तो वो मानना काम होता है किसका? ओनर का। उन्होंने नहीं माना, इसका मतलब तुम जिम्मेदार हो, कंपनी नहीं। वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कैसे नहीं मान पे गई? वो मान भी नहीं सकती और मना भी नहीं कर सकती, इसलिए ऑनर को पकड़ लिया जाएगा। तो अगर कोर्ट के ऑर्डर को कोई डिसोबे करता है, कंपनी के नाम पर कोर्ट का ऑर्डर आता है और कंपनी के नाम पर अगर कोर्ट का ऑर्डर है उसको डिसोबे कर दिया, तो ऑनर को पकड़ेंगे, कंपनी को नहीं, क्योंकि ऑनर को पूरा, ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करो। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कभी डिसोबे भी नहीं कर सकती और कभी मान भी नहीं सकती। कैन नॉट डिसोबे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे नहीं कर सकता। देयरफॉर द पर्सन एट अ फॉल्ट शुड बी आइडेंटिफाई, उसके पीछे का पर्सन कौन होगा? ऑनर। उसको आइडेंटिफाई करके उसको सजा दी जाएगी। फ्रॉड उसने करा है, सब कुछ उसने करा है, उसको पेनल्टी दी जाएगी, पनिश किया जाएगा। यहां पर सर बहुत सारे पॉइंट मैं आपको करा चुका, अब मुझे 3 पॉइंट कराने और तीनों पॉइंट के अंदर केस लो है। पहला, मैंने कहा था पूरी क्लास लगा दूंगा, घंटे से ज्यादा लग जाएगा क्योंकि समझ में चीजें डिटेल में होती है। फिर पहला केस आ गया जॉन्स वर्सेस लिपमैन, जो कि प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड का केस पॉइंट देता है। इसके बाद गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस, और ये एक दूसरा पॉइंट देता है। और लास्ट में आपके पास वर्कमैन ऑफ एसोसिएशन रबर लिमिटेड इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। देखिए मैं आपको ये केस लो ये नहीं कहूंगा कि आप इनको याद करिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप इनको इनके नाम याद करो। देखिए आपकी मर्जी है, करोगे अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो कोई बुरी बात भी नहीं है, ठीक है ना। आपको अंदर पॉइंट याद होने चाहिए, इस पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, पॉइंट कहता क्या है, बस ये पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है इतना ना, फाइनल लेवल पे बहुत जरूरी होता है ये चीज ना। फाइनल लेवल पे अगर आप याद करो तो ज्यादा सही है, सेक्शन याद करना। इंटरमीडिएट लेवल पे इतना नीड है, नहीं होता नहीं। तो अगर आप जो जो याद हो पाते हैं वो कर लीजिए, है ना, और जो नहीं हो पाता उसको भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस पॉइंट याद रखिएगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में कब कब कोर्ट लिफ्ट कर सकती है कॉर्पोरेट विल और एक्चुअल पर्सन को पनिश कर सकती है। तो वो सारे ये 7 से जो पॉइंट 8 पॉइंट है, 8 के ये वाली लाइन याद करनी है आपको। ये वाली लाइन अंदर का तो आप खुद से बता पाओगे, जब आपको लर्न होगा तो अंदर का खुद से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टार्ट करा जाए जॉन्स वर्सेस लिपमैन, इसका केस स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं केस लो जिसका नाम है जॉन्स वर्सेस लिपमैन। देखिए बड़ा ही अच्छा केस है। आइए एक बार देखते हैं कि किस तरीके से कॉर्पोरेट विल उठाई गई इस केस के अंदर और क्या हुआ इस केस के अंदर, वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जॉन ने लिपमैन से एक कॉन्ट्रैक्ट किया। लिपमैन की एक लैंड थी, फॉर एग्जाम्पल ये जो अमाउंट मैं ले रहा हूं ये काल्पनिक है, मतलब अज्यूम्स है। 5 करोड़ की वो लैंड है, फॉर एग्जाम्पल वो लैंड की वैल्यू आज 5 करोड़ रुपए है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं। बाकी सब फिगर जो अमाउंट की फिगर होगी वो एग्जाम्पल है और एज्यूम करा है, बाकी सब रियल केस है। जॉन ने लिपमैन को कांटेक्ट किया और कहा कि मैं आपकी लैंड खरीदना चाहता हूं, क्या आप बेचना चाहोगे? उसने कहा हाँ मैं बेचना चाहूंगा। तो इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था इससे रिलेटेड, परचेज एंड सेल ऑफ लैंड, है ना, परचेज एंड सेल ऑफ। इन दोनों के बीच में खरीदने वाला कौन है? बायर कौन है सर? जॉन्स। बायर कौन है सर? जॉन।
और लिपमैन कौन है सर? सेलर है जो अपनी लैंड को बेच रहा है। तो परचेज एंड सेल ऑफ लैंड, लैंड और परचेज और सेल का क्या हो रहा था? परचेज और सेल कर रहे हैं लैंड की, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला था इन दोनों के बीच में, और बात हो गई थी कि 5 करोड़ में मैं लैंड बेचूंगा। ये अमाउंट जो है वो लेट किया गया है, अज्यूम करा गया है। अब मेरी बात सुनो, कॉन्ट्रैक्ट की कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज रह गई थी, कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट कंप्लीटेड, सम लीगल फॉर्मेलिटीज इज पेंडिंग, लीगल फॉर्मेलिटीज, बात हो गई थी पर लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग थी बस, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये है ना। जब तक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होंगे तब तक लैंड ट्रांसफर नहीं होगी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था कि बात हो गई थी, ऑफर दिया गया, एक्सेप्टेंस हुई गई, एग्रीमेंट बना, कॉन्ट्रैक्ट पूरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज अभी बच गई थी। अब कुछ टाइम बाद लीगल फॉर्मेलिटी अभी कंप्लीट नहीं हुई, आफ्टर सम टाइम लैंड के प्राइस बढ़ गए, लैंड प्राइस इंक्रीज, लेट सपोज कि लैंड के प्राइस अब 10 करोड़ रुपए हो गए। कुछ टाइम बाद लैंड के प्राइस 10 करोड़ रुपए हो गए, लैंड का प्राइस बढ़ गया, लैंड के प्राइस 10 करोड़ रुपए हो गए। अब लिपमैन बड़ा परेशान हो गया, कहने लगा यार मैं कुछ ही टाइम में ही मेरे लैंड का प्राइस सीधा 5 करोड़ बढ़ गया। ये एक एज्यूम्सन अमाउंट है, आप 7 करोड़ 8 करोड़ कुछ भी ले सकते हैं। अब लिपमैन ने कहा कि अगर मैं इसको बेचता हूं, मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है बट लीगल फॉर्मेलिटीज रह गई, अगर मैं इसको बेचता हूं तो मुझे सीधे सीधा 5 करोड़ का लॉस हो रहा है। अगर मैं ये किसी और को बेचूंगा तो उससे मैं 10 करोड़ ले सकता हूं, पर मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं तो मैं इसको बेचूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। अब लिपमैन कहने लगा यार मेरे को तो बहुत परेशान हो गया हूं मैं, क्योंकि ये बहुत परेशान हो गया था कि भाई झटके में 5 करोड़ का लॉस हो गया यार, और कॉन्ट्रैक्ट ये कर चुके हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो चुका है। अब लिपमैन ने दिमाग लगाया, लिपमैन ने क्या करा, लिपमैन ने एक कंपनी फॉर्म करी। सुनो उसने दिमाग क्या लगाया, इसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन करी, इसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन करी, और कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के बाद इसने वो लैंड क्या कर दी, इस कंपनी को ट्रांसफर कर दी। अब ऐसा इसने दिमाग क्यों लगाया, अब मैं समझाता हूं। मान लो अब लिपमैन अपनी लैंड को नई कंपनी खोली, और नई कंपनी का शेयर होल्डर और डायरेक्टर कौन था, लिपमैन ही था। भाई उसने अपने नाम पर एक कंपनी खोली, और डायरेक्टर और शेयर होल्डर भी कौन था, लिपमैन ही था। लिपमैन ने कंपनी खोली, इनकॉर्पोरेट करी, उसने ये लैंड को ट्रांसफर कर दिया कंपनी के नाम पर, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, पढ़ाया था ना फीचर्स के अंदर, पढ़ा होगा आपने कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसमें अपने नाम पर खरीदा जा सकता है और अपने नाम पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ना। कंपनी भी अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट सेल प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है। अब लिपमैन ने दिमाग लगाया कि यार मैं इस कंपनी खोलता हूँ और इस कंपनी को लैंड ट्रांसफर कर देता हूँ, और जब मेरे पास लैंड ही नहीं होगी तो मैं जॉन को क्या ट्रांसफर करूंगा। भाई मेरा और लिपमैन क्या सोचने लगा कि जॉन्स और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना लैंड का, जब मेरे पास लैंड ही नहीं है तो ये मेरे पे केस कैसे कर देगा, क्या सोच कर केस करेगा कि लैंड इसने बेचनी है, लैंड इसने बेचे, मेरे पे लैंड होनी चाहिए ना, लैंड जिसके पास है उस पे केस होगा। तो अब इसने दिमाग लगाया कि मैं क्या करता हूँ, कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूँ, उसका शेयर होल्डर और मैक्स मेजरली शेयर होल्डर किसके पास है, लिपमैन के पास आते हैं, अपनी लैंड इसको ट्रांसफर कर देता है, किसी भी तौर पे अपनी लैंड को ट्रांसफर कर देता है और सोचता है कि अब मैं लैंड बेचूंगा नहीं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट को जॉन ने केस कर दिया। जॉन ने कहा ये तो गलत बात है, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ कर लिया था फिर आपने ये लैंड ट्रांसफर क्यों करी कंपनी को। कह रहा है आप मेरे पे केस कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि केस किस बेस पर करोगे कि लैंड बेचनी है, लैंड जब मेरे नाम पर है ही नहीं तो मैं बेचू कैसे, लैंड तो कंपनी के नाम पर है, कंपनी बेचेगी ना, तो आप केस किस पे करोगे, कंपनी पे। तो इसने क्या करा, जॉन ने कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट में अपनी बातों को रखा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था लिपमैन से 5 करोड़ की लैंड से, और लिपमैन ने ये कॉन्ट्रैक्ट अभी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी हुई थी इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग था, और उस दौरान लिपमैन ने लैंड अपनी एक नई कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जो कि कंपनी उसी के नाम पर है, वही कंपनी का शेयर होल्डर ओनर है। तो जज साहब कोर्ट ने क्या जजमेंट दी इसके अंदर, कोर्ट ने जजमेंट क्या दी, ये देखिए कोर्ट की जजमेंट बड़ी प्यारी है इधर। कोर्ट जजमेंट ने क्या कहा, किसने कहा कि देखो सिंपल सी बात है,
लिपमैन ने जो कंपनी खोली है, लिपमैन को कहा कि आपने एक तरीके से इम्प्रॉपर एक्ट करा है, गलत काम किया, आपने एक काम गलत किया है। क्यों करा है सर? जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है उसके बाद आपने ये ट्रांसफर क्यों करा? अब लिपमैन का ये कहना था कि सर सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर्स होता है कंपनी के अंदर, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ले सकती है और कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी बेच भी सकती है। अब अगर कंपनी प्रॉपर्टी बेच, मेरे नाम पे वो लैंड है नहीं, लैंड किसके नाम पे है? कंपनी के नाम पे है। तो कंपनी जब बेचेगी अपनी प्रॉपर्टी, कंपनी जब अपनी प्रॉपर्टी बेचेगी वो तो उसके हाथ में है ना। जब कंपनी बेचना नहीं चाहती तो क्या कर सकते हैं? तो यहां पर लिपमैन का ये कहना था कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी में मेरा कोई नहीं है, मेरे पे केस कैसे हो जाएगा सर? मैं तो ऑनर हूं कंपनी का, कंपनी के पास है लैंड, कंपनी के नाम पर लैंड है, मैं तो ऑनर हूं, मेरे पे कैसे हो जाएगा? सेपरेट लीगल एंटिटीज का मतलब ही यही होता है कि कंपनी अपने नाम पर लैंड खरीद सकती है, उसने खरीदी, अब वो बेचे ना बेचे उसकी मर्जी है ना। तो ये कोर्ट का जजमेंट ये था कि देखिए आपने ये कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्रॉपर एक्ट करा है। इस सर जो अगेंस्ट गया ना कोर्ट का जजमेंट, वो लिपमैन के अगेंस्ट था। क्या बोला कि लिपमैन ने इम्प्रॉपर एक्ट करा है सर, गलत काम किया है, इम्प्रॉपर एक्ट किया है, गलत काम करा है। सर कैसे गलत काम किया है? देखिए एक तो लिपमैन इस कंपनी का मेजरली शेयर होल्डिंग इसके पास थी, मतलब ऑनर ही है। अब कंपनी इस केस के अंदर क्या कर देगी? कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर देगी। क्या कर देगी? कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर देगी। और रीजन क्या देगी? रीजन ये देगी कि कभी भी इस केस के अंदर अगर आप पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट बना चुके हो, आपने पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, कुछ पेंडिंग था, इस वजह से वो नहीं हो पाया कंप्लीट, बट आपने लिपमैन ने ट्रांसफर किसको करी? वो कंपनी को जो अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, और कंपनी का खोलने का पर्पस ये था कि लैंड को ट्रांसफर करवाना, और आप इसके शेयर होल्डिंग है। असली इम्प्रॉपर काम तो आपने किया है ना, कंपनी को क्यों पकड़े हम? कंपनी तो खोली इसलिए गई है कि इम्प्रॉपर एक्ट हो सके, राइट। तो जज साहब का कोर्ट जजमेंट ये थी कि कंपनी को खोला इस तरीके से है, इसलिए गया है कि ये इम्प्रॉपर एक्ट हो सके, और आप इसको ट्रांसफर कर दो लैंड, और जिससे कंपनी के ऊपर केस हो पाए, आप बच जाओ। ऐसा नहीं होगा जी। हम कंपनी के पीछे जो आप छुपे हुए हैं ना एज एन ओनर, हम कंपनी का कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर देंगे, हटा देंगे, और एक्चुअल जो ओनर होगा जिसने इम्प्रॉपर एक्ट किया है उसको पनिश किया जाएगा। ये था इस केस का पूरा लॉजिक, जॉन्स वर्सेस लिपमैन। आइए पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड का केस। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इस पॉइंट होता है, इसमें एक पॉइंट था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, इसमें प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड था। तो देखिए वेयर अ कंपनी इज यूज्ड फॉर कमिटिंग फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, अगर कोई कंपनी का यूज कर रहा है, कंपनी खोली क्या करने के लिए? फ्रॉड करने के लिए, या फिर इम्प्रॉपर गलत काम करने के लिए। बेसिकली यहां पर इसने फ्रॉड तो नहीं करा ना, धोखा तो नहीं दिया, बट इम्प्रॉपर गलत तो काम है, गलत। भाई जब उसको बेचना चाहिए था उसने कंपनी को क्यों बेचा, है ना, गलत काम है। ठीक है जी। फ्रॉड तब होता जब पैसे ले लेता और लैंड भी नहीं देता, ये होता है फ्रॉड। फ्रॉड करा जी, पैसे ले लैंड नहीं दिया, पैसे थोड़ा लिए, लैंड भी नहीं दी उसने कहीं और, ये इम्प्रॉपर है, गलत तो गलत है, उससे कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ना। तो कह रहा है वेयर अ कंपनी यूज, कंपनी का यूज करा जाता है फ्रॉड करने के लिए, इम्प्रॉपर गलत काम करने के लिए, द कोर्ट जो कोर्ट होगा में लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल एंड लुक एट द रियलिटीज ऑफ दिस सिचुएशन। इधर कोर्ट ने ये देखा कि भाई कंपनी खोली इसलिए गई थी क्योंकि लैंड ट्रांसफर किया जाए कंपनी के नाम पर, उसका पर्पस ही खोलने का ये था, और इसके पीछे जो ऑनर है वही असली मालिक भी था पहले लैंड का। इस वजह से उस कॉर्पोरेट विल को उठा देंगे, कंपनी जो खोली गई है उसको साइड में रख देंगे, और जो एक्चुअल ऑनर है जिसने इम्प्रॉपर एक्ट किया है उसको सर पकड़ा जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। और पनिशमेंट में क्या होगा? उससे बोला जाएगा भाई लैंड बेच, ज्यादा उसको जेल में थोड़ा बंद कर देंगे यार। उसे क्या बोला जाएगा? उससे बोला जाएगा कि भाई लैंड बेच दे, जितने की लैंड उतने की तुझे बेचनी पड़ेगी, तुझे अपना परफॉर्मेंस करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये इस केस के अंदर था। तो अगर कंपनी को खोला जाता है फ्रॉड करने के लिए या इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए, तो कोर्ट इस केस के अंदर कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर देगा, कंपनी को हटा देगा और सेपरेट लीगल एंटिटी भूल जाएगा, और जो मेन एक्चुअली में जो मेन पर्सन होगा उस पर्सन को पनिश किया जाएगा। दिस इज द प्रॉपर कॉन्सेप्ट। आगे समझ में? चलिए आइए दोस्तों एक नया केस लॉ और पढ़ते हैं। केस का नाम है गिलफर्ड मोटर्स कंपनी लिमिटेड कंपनी वर्सेस हॉर्न। अब ये केस लॉ किसका है जी? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का एक पॉइंट है, कंपनी मेयर सैम एंड क्लॉक, और इसका ये केस लॉ है। ये क्या बोल रहा है? वेयर द कंपनीज मेयर सैम वाज रियली अ पॉली प्ले यूज फॉर प्ले आना चाहिए प्ले यूज फॉर कमिटिंग इलीगलिटी और टू डिफ्रॉड पीपल, द कोर्ट शैल लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल। ये कह रहा है कि अगर आपने
कंपनी खोली है किसी को फ्रॉड करने के लिए, डिफ्रॉड करने के लिए, इलीगल एक्टिविटी करने के लिए, तो कोर्ट क्या कर देगा, लिफ्ट कर देगा। तो फ्रॉड के केस में, इलीगल एक्टिविटी केस में कंपनी क्या कर देगा, लिफ्ट कर देगा कॉर्पोरेट बिल को। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस केस को, क्या कहता है केस। कहता है देखिए, गुलफल मोटर्स कंपनी का, गिलफल मोटर कंपनी का डायरेक्टर था, ठीक है जी, सॉरी कोई आ गया था। गिलफल मोटर कंपनी का डायरेक्टर था कौन, हॉर्न। अब आपने देखा होगा ऐसा होता है कि जब हम किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और हमने देखा है कि यार कस्टमर, उस कंपनी के जितने भी कस्टमर है ना, हम उस कस्टमर को जानते हैं, तो हमने सोचा यार इतने सारे कस्टमर इस कंपनी के हैं, मैं इसी कंपनी में क्यों काम करूं, मैं क्यों ना अपनी कंपनी खोल के इसके कस्टमर खींच लेता हूं अपने पास, क्या पता चलेगा इसको, है ना। ऐसे भी करते हैं लोग, कंपनी के अंडर काम करते हैं, उसके कस्टमर बनाते हैं, अपना से उनसे अटैच कर लेते हैं कस्टमर से, फिर सस्ते में अपना काम, अपनी कंपनी खोल के काम करने लग जाते हैं, अपने सीधा ही क्लाइंट अपने पास डायरेक्टली कर देते। इससे नुकसान हो जाएगा गिलफल मोटर को। गिलफल मोटर को ये पता था, गिलफल मोटर को पता था, तो गिलफल मोटर के बायलॉ में लिखा था कि अगर कोई इंप्लॉय छोड़कर गया, क्या लिखा था मैं लिख देता हूं, अगर कोई इंप्लॉय छोड़कर गया तो वो कंपनी के क्लाइंट से डील नहीं कर सकता, तो वो कंपनी वाली कंपनी के कस्टमर से कभी डील नहीं करेगा। ये लिखा था बायलॉ में। गिलफल के अंदर जो भी लोग काम करते हैं, जब कभी भी वो कंपनी छोड़कर जाएंगे तो वो कंपनी के कस्टमर से कभी डील नहीं कर पाएंगे। ये गिलफल मोटर को पता था ऐसा होता है। अब क्या हुआ, हॉर्न ने कंपनी छोड़ दी, इसे कंपनी का डायरेक्टर था, इसने कंपनी छोड़ दी और अच्छे खासे रिलेशन बन गए थे। इस कंपनी का डायरेक्टर है, इस कंपनी के जितने भी कस्टमर उससे रिलेशन बन गए, इसने कंपनी लीव कर दी, कंपनी छोड़ दी। अब इसने दिमाग लगाया यार क्यों ना मैं इस कंपनी के जितने भी कस्टमर है उसको मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता हूँ, कम पैसों में कर लेता हूँ काम। तो इन्होंने ऐसा सोचा करने की, बट क्योंकि इसके बायलॉ में लिखा था कंपनी लोग के कि अगर कोई ऐसा करेगा तो हैवी फीस पेनल्टी देनी होगी उसको, अगर उसने ऐसा करने की कोशिश करी तो। कंपनी के कस्टमर को सोलिसिटर करने की कोशिश करी, तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करी या अपने लिए अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी, तो ऐसा हो जाएगा उस एम्प्लॉय के साथ। अब इसने दिमाग लगाया, इसने क्या करा, इसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, इसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी हॉर्न एंड कंपनी नाम से। हॉर्न एंड कंपनी नाम से इसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। इसने कहा मैं नहीं कर सकता ना, मैं अपनी कंपनी खोलता हूं, उस कंपनी से इस कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेता हूं। अब इसने क्या करा, गिलफर्ड मोटर के जितने कस्टमर थे उस कस्टमर को सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब गिलफर्ड मोटर के जितने भी कस्टमर है वो सारे के सारे हॉर्न कंपनी की तरफ चलने लगे। अब हॉर्न ने तो नहीं करा ना, बेसिकली हॉर्न ने नहीं करा, हॉर्न की कंपनी ने करा है। अब ये फाइन किस पे लगाया जाएगा, वो एम्प्लॉय से, ना कि कंपनी पे। यार कोई कंपनी, अब गिलफर्ड मोटर को पता चला उसके सारे कस्टमर तो शिफ्ट हो रहे हैं कहां पर, हॉर्न एंड कंपनी पे, और वो हॉर्न जो इसका ऑनर है वही हमारे वहां का एम्प्लॉय था। हमने कहा ये जब लॉ बना रखा है हमारी कंपनी में, तो उस केस के अंदर हॉर्न ने फिर भी ये करा, इसका मतलब इसको पेनल्टी लगाई जाएगी। गिलफर्ड मोटर ने केस कर दिया, गिलफर्ड मोटर ने केस कर दिया हॉर्न एंड कंपनी पर, हॉर्न पे या हॉर्न एंड कंपनी पे केस कर दिया, ठीक है, हॉर्न कंपनी पे केस कर दिया। कहा कि तुमने हमारे लॉ को तोड़ा है, तुम एम्प्लॉय थे हमारी कंपनी छोड़ के गए और हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करके अपने पास ले जा रहे हो, ये तुमने गलत किया है। हॉर्न ने कहा ये मेरे लिए था ना, मैंने थोड़ा करा है, मेरी कंपनी ने करा है, और कंपनी और मैं सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं भाई, कंपनी अलग होती है और मैं अलग हूँ, ऑनर अलग होता है और कंपनी अलग है। मैंने आपके कस्टमर नहीं लिए, हॉर्न एंड कंपनी ने लिए आपके कस्टमर, उसने आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करा, मैंने नहीं करा कुछ भी। उसने कहा कि ऐसा थोड़ी ना होता, तुमने नहीं करा। तो कोर्ट का जजमेंट यहां पर क्या आया, कोर्ट का जजमेंट आया कि सर अगर कोई कंपनी खोली जा रही है किसी चीज को फ्रॉड करने के लिए, इलीगल एक्टिविटी करने के लिए, या फिर इम्प्रॉपर काम करने के लिए, उस केस के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं देखी जाएगी। हॉर्न एंड कंपनी का ऑनर कौन है, बेसिकली हॉर्न एंड कंपनी का ऑनर कौन है सर, हॉर्न एंड कंपनी का ऑनर तो हॉर्न ही है। अब देखा जाए तो सब कुछ कंट्रोल इस कंपनी का ये कर रहा है, तो बेसिकली इसी का तो इनडायरेक्टली यही तो इस कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है।
बस कंपनी का नाम यूज करके कर रहा है, बेसिकली काम तो उसने करा है, गलत काम तो उसने करा है, इम्प्रॉपर कंडक्ट तो उसने करा है, तो कोर्ट ने क्या कर दिया, यहाँ पर लिफ्ट कर दिया कॉर्पोरेट बिल, और कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट कर दिया तो एक्चुअल था उसको पनिश करा, मतलब ये फाइन पेनल्टी हॉर्न पे लगाई गई और गिलफर्ड मोटर यहाँ पर जीत गया था केस। समझ में आया ना, क्लियर है। तो केस करना वाले जो होता है ना, केस जो एक्चुअल में केस करता है उसका नाम आगे लिखा जाता है और वर्सेस के पीछे उसका नाम लिखा जाता है जो डिफेंड करता है। ठीक है जी, ये था उस पूरे केस का। और कॉन्सेप्ट क्या कहा था, कॉन्सेप्ट था जनरल कंपनीज मेयर सैम। सैम का मतलब क्या होता है, अगर कोई, सैम का मतलब क्या है इधर, सैमन क्लॉक का मतलब क्या है, फ्रॉड करना, किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को सर आप छुपाते, किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को हाइड करना, किसको कवर कर लेना, किसी गलत चीज को कवर करना, या किसी चीज, जैसे इस वाले केस के अंदर हॉर्न ने करा, तो हॉर्न ने था पर कवर करा उसने, अपने कंपनी को नाम यूज करके अपने आप को कवर कर रहा था। किसी चीज को कवर करना, गलत चीज को कवर कर लेना किसी से, या किसी चीज को छुपाना, है ना। या वैसे तो आप जैसे जेन्युइन पर्सन हो पर जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो वो गलत स्टेटमेंट दे रहे हो, तो इसमें ये वर्ड का यूज किया जाता है सैम एंड क्लॉक। तो कंपनी बेसिकली किसी चीज को छुपा रही है, तो हॉर्न कंपनी थी वो क्या कर रही है, किसी चीज को छुपा रही है। बेसिकली एक्चुअल पनिशेबल पर्सन कौन था, हॉर्न, जिसने अपनी कंपनी का नाम यूज कर गिलफर्ड मोटर के कस्टमर को अट्रैक्ट करा, अपने पास लेकर आया। तो ऐसे केस के अंदर व्हेन द कंपनी या सैम किस चीज को छुपा रही होती है, वाज द रियली प्ले यूज फॉर कमिटिंग, कंपनी का नाम यूज करके इलीगल काम करा जा रहा है, डीप फ्रॉड करा जा रहा है पीपल का, तो कोर्ट क्या करेगी, कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट कर देगी। तो फ्रॉड के केस के अंदर भी गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न का यूज किया जाता है। दिस इज द केस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया आपको। चलिए आ जाइए, तो अब हम चलते हैं अपने नए केस के अंदर, और नया केस हमारा है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। Where a company try to avoid its illegal obligation, the corporate bill shall be lifted to the look at the real picture। ये केस लो समझाता हूं तब जाकर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो वर्कमैन ऑफ एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, ये केस लो क्या कहता है, और ये केस लो जब आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली में, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी समझ में आ जाएगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल का 7 पॉइंट। तो ये केस लो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल का कॉन्सेप्ट का 7 पॉइंट समझने के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आइए समझते हैं ये केस लो। केस का नाम क्या है, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, वर्कमैन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्री। आइए दोस्तों समझते हैं इस केस के बारे में। केस का नाम जी मैं आपको बताया, वर्कमैन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। देखिए एक कंपनी थी एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, इसका जो वर्कमैन है उन्होंने कंपनी के ऊपर केस कर दिया था। अब रीजन क्या था, एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। अब ये कंपनी का जो केस किया जा रहा है ये इनके वर्कमैन द्वारा किया जा रहा है। अभी नाम पड़ गया, जो इस कंपनी के वर्कमैन था वो अपनी कंपनी के ऊपर क्या कर रहे हैं, केस कर रहे हैं। अब रीजन क्या था केस करने का, आइए रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, किसके उस पर, एक दूसरी कंपनी पे हैवी इन्वेस्टमेंट करी थी, एक अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करी थी। अब ऐसे केस के अंदर जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ज्यादा रिटर्न भी आता है, तो इनके रिटर्न के तौर पे इनको मिलता था डिविडेंड, बड़ा अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता था, हैवी अमाउंट ऑफ, बिग अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनको मिलता था। और ये क्या करते थे, जब भी इनके पास डिविडेंड आता था ये इनकी इनकम रिकॉर्ड कर लेते थे। भाई डिविडेंड आएगा तो क्या करेंगे, एज एन इनकम रिकॉर्ड करेंगे, तो ये डिविडेंड को इनकम मान लेते थे, और मानना भी चाहिए, डिविडेंड भाई ये कमा रहे हैं तो इनकी इनकम हो गई। अब जब कंपनी कमा रही है तो कंपनी को अपने वर्कमैन के बारे में भी सोचना है। भाई कंपनी कमा रही है तो कंपनी अपने वर्कमैन के बारे में भी तो सोचेगी। हाँ, तो कंपनी क्या करती थी, जब जब डिविडेंड अर्न करती थी उसमें से कुछ डिविडेंड अपने वर्कमैन को दे देती थी बोनस के तौर पर, कि हम कंपनी को दिवाली बोनस दे दिया, होली में दे दिया, तो बेसिकली दिवाली बोनस दे दिया। दिवाली में कंपनी क्या करती है, बेसिकली बोनस देती है। और बोनस क्या कहता है, जब आपके 20 से ज्यादा इंप्लॉय होते हैं ना किसी कंपनी के अंदर, तो उस कंपनी को बोनस देना कंपलसरी है। तो 20 से ज्यादा इंप्लॉय थे, बोनस देती थी दिवाली में, या जब भी, ये तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इंडिया में दिवाली में दिया जाता है बोनस, बस बोनस देती थी। अब इस कंपनी ने सोचा यार मैं बोनस दे क्यों रहा हूं। सुनो, ये कंपनी पता क्या सोच रही है, ये कंपनी सोच रही है
कि यार मैंने अगर एम्प्लॉय की वजह से कमाया होता पैसा तो यार मेरे को देने में भी अच्छा लगता। मैं, आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो, मैंने आपकी वजह से पैसा कमाया है, आप मेहनत कर रहे थे, उसकी वजह से मैंने अर्न करा, तो मैं खुशी होगी मुझे देने में आप। अब ये पैसा मेरी इन्वेस्टमेंट करने की वजह से कमा रहा हूं और इसमें से इनकम बन जा रही है और इनकम में से मुझे बोनस देना पड़ रहा है। मैंने ये पैसा, ये जो इनकम कमाई है, ये वर्कमैन की वजह से कमाई है, ये हैवी इन्वेस्टमेंट की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से कमाई है सर। मैंने वर्कमैन की वजह से तो पैसा कमाया नहीं। अगर इनकी वजह से पैसा कमाता है, इनको दे देता, क्या बुरा था? कोई बुरा नहीं था। बुरा मुझे तब लग रहा है, ऐसी कंपनी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, कंपनी कह रही है, बुरा लग रहा है हमें तब कि हमारी दूसरी जगह से इनकम आती है और उनसे में से हम बोनस देते थे वर्कमैन को। अब कंपनी को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग गया, तो कंपनी ने दिमाग लगाया। कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी थी ना, इस इन्वेस्टमेंट को एक दूसरी कंपनी बनाई। इस कंपनी ने एक दूसरी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, और अब इसकी कंपनी की एक दूसरी कंपनी बन गई। तो इस कंपनी को कहा जाता है सब्सिडरी कंपनी। आगे जाकर कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, अगर आपको अभी नहीं आता तो मैं अभी समझा दूंगा सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। और इस कंपनी ने इस कंपनी को होल्ड कर रखा है, तो ये हो गई होल्डिंग कंपनी। तो मतलब होल्डिंग कंपनी मान के चलो बड़ी कंपनी होती है और उसका एक कुछ पार्ट एक छोटी कंपनी खोल रखी है, जो इसका सारा होल्ड किसने कर रखा है? इस कंपनी ने। अब क्या करा, जो इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करी थी ना, इस इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर दी गई इस कंपनी में। मतलब अभी ये सो रहा था कि एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है इस कंपनी में, इन्वेस्टमेंट के तौर पे इनके एसेट पे दिख रहा था, वो एसेट इसको ट्रांसफर कर दी। इन्वेस्टमेंट एसेट किसको ट्रांसफर कर दी सर? इन्वेस्टमेंट एसेट होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडी को ट्रांसफर कर दी। अब इसकी एसेट साइड में दिख रहा है इन्वेस्टमेंट, इसकी एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिख रही है, इसकी एसेट साइड में क्या दिख रही है? इन्वेस्टमेंट दिख रही है। अब जब इन्वेस्टमेंट इसकी है तो इस कंपनी से डिविडेंड भी इसी को आएगा, इस कंपनी से डिविडेंड भी इसी को आएगा। भाई जब इन्वेस्टमेंट इस कंपनी की दिखा दी तो डिविडेंड भी इसी से आएगा। एक मिनट, है ना? डिविडेंड भी भाई, जब कंपनी की इन्वेस्टमेंट यहां, इसने क्या करा, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को इस कंपनी में ट्रांसफर कर दी। अब इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट, अब इस कंपनी के नाम पे, इस कंपनी जो अनदर कंपनी जहां पर इन्वेस्ट करा है पैसा, ये क्या सो रहा है कि इसने इन्वेस्ट करा है। ऑब्वियस सी बात है, इसने अपनी ट्रांसफर कर दी इन्वेस्टमेंट, तो डिविडेंड भी अब इसको मिलेगा। इससे क्या हुआ, इनकी इनकम क्या होने लगी? रिड्यूस होने लगी। और जब इनकम रिड्यूस होने लगी तो इन्होंने बोनस देना भी रिड्यूस कर दिया। इस केस के अंदर अब इंप्लॉय गुस्सा आ गया। इंप्लॉय ने कहा ये क्या बात हुई, बोनस क्यों कम कर दिया? बोनस तो हमारा अधिकार है, हमारा लॉ कहता है कि बोनस मिलना चाहिए, इनको बोनस क्यों नहीं दे रहे? तो अब केस कर दिया ऐसे। समझ में आया कि क्या इसकी पूरी कहानी थी? केस कर दी। तो अब यहां पर क्या बोला, अब यहां पर केस में ये बताया गया, केस लॉ का जजमेंट ये आ गया। कोर्ट जजमेंट क्या आई, कोर्ट जजमेंट क्या आई, ये आया कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों एक ही है, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बोनस कम देने के लिए बनाई गई थी कंपनी। ये इनकी कंपनी का नया बनाने का पर्पस क्या था कि किसी तरीके से ये डिविडेंड इनकम ना जनरेट करे, इससे बोनस ना देने पड़े। जब इनकम नहीं होगी तो बोनस क्यों देंगे? अब इन्होंने क्या करा, ये इनकम इसको ट्रांसफर करवा दी। कैसे करके? इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करी, इनकम इसको रिसीव हो रही है। अब इसकी कंपनी के तो कोई इंप्लॉय है नहीं, और जब इस कंपनी का इंप्लॉय नहीं है तो बोनस क्यों देगी ये कंपनी? बट जज साहब ने कहा कि देखिए सर, भले ही इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, पर इस कंपनी को खोलने का पर्पस था बोनस का रिडक्शन करना एम्प्लॉय का, और इस कंपनी में जो आप कह रहे हो ना सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो हम खत्म कर देंगे, हम लिफ्ट कर देंगे कॉर्पोरेट विल। अब भले इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, पर इसको फिर भी बोनस देना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय को बोनस देना पड़ेगा भैया, बोनस हैव टू पे, बोनस पे करना ही पड़ेगा। कोर्ट की जजमेंट ये थी कि भले ही तुमने नई कंपनी खोली और तुम ये कहते हो कि दो कंपनी आपस में सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये कंपनी अलग है, वो कंपनी, ऑब्वियस सी बात है यही होता है, वो कंपनी अलग है और ये कंपनी अलग है। बट इस केस के अंदर कोर्ट ने इस सेपरेट लीगल एंटिटी को हटा दिया, लिफ्ट कॉर्पोरेट विल ओपन कर दी। इसके पीछे कौन छुपा था? ये वाली कंपनी। ऐसे केस के इस कंपनी को बोनस देना पड़ेगा, भले ही डिविडेंड यहां इनकम रिसीव हो रही हो। This is the case of the corporate of lifting of corporate will. Avoidance of welfare legislation. Welfare मतलब एम्प्लॉय को बोनस देना is called welfare, है ना? अवॉइडेंस कर रहे हैं सर। Where a company try to avoid is legal obligation. Legal obligation क्या है? बोनस देना। अगर कंपनी के 20 एम्प्लॉय से ज्यादा होंगे तो बोनस देना पड़ेगा एज पर बोनस एक्ट।
बोनस आपको पे करना होगा। बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी कंडीशन होती है, वो बोनस एक्ट पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। बट समझिए, मान लो एक कंपनी के ऊपर जो ये वाली कंपनी थी ना, एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, इनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन थी कि इनको बोनस देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को। अब इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने बोनस देने से मना कर दिया, या अवॉइड कर रहे हैं बोनस, कम से कम दे रहे हैं या दे ही नहीं रहे। ऐसे केस के अंदर भैया तो कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर दी जाएगी, सेल बी फ्लिप्ड टू लुक एट द रियल पिक्चर। रियल पिक्चर आपने देखी कि उस कंपनी का इंपोर्टेशन बोनस कम देने के लिए करा जा रहा था, उस कंपनी को हम कुछ नहीं मानेंगे, एसोसिएट रबर लिमिटेड कंपनी को बोनस देना ही पड़ेगा, भले ही तुम डिविडेंड किसी और कंपनी में मंगा रहे हो, अपनी सब्सिडी में मंगा रहे हो। दिस इज द फाइनल केस लॉ। क्लियर हुआ? चलिए जी, तो यहां पर हमने इस चैप्टर को खत्म करा और इस चैप्टर को यहां पर हम खत्म कर चुके हैं। अब अगली क्लास के अंदर देखिए बहुत डिटेल में करा चुका हूं, बहुत टाइम लगा दिया इस चैप्टर को, मैंने एक एक पॉइंट को मैंने टाइम लगाया, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, और जिस तरीके से मैंने इसमें टाइम लगाया है, जब आप इसको लर्न करो उतना ही टाइम आप भी लगाइए, तभी कुछ बात बनेगी, नहीं तो फायदा, मेहनत तो खराब हो जाती है पूरी की पूरी। एक एक चीज ढूंढना, केस लॉ पढ़ना, फिर उसको आपको समझाना, एक्सप्लेन करना इजी लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे। नया चैप्टर हमारा है चैप्टर 2 काइंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है जी। अब देखो पहला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ है, बहुत बहुत अच्छे से कर लिया, बेसिक कर लिया, पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। चैप्टर की लिस्ट लिखी हुई थी ना मैंने यहाँ पर, अच्छा। अब जल्दी होंगे, बस ये ना केस लॉ में टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा समझाने में। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कंपनीज। अच्छा, डेफिनेशन तो अभी कराई नहीं, वो कराऊंगा, पहले काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ लेंगे, उसी में डेफिनेशन कवर हो जाएगी बहुत सारी। सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया होगा पर अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।